हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और आज हम उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और बच्चों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार उत्तराखंड का जो एग्जाम हुआ है, जो पेपर हुआ है, वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है, शानदार हुआ है। अगर मैं बात 2024 की करूं तो 2024 में बेटा हेमवती नंदन जो बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जो टीम थी उनकी पेपर बनाने वाली, उनसे बड़े लेवल पर गलतियां हुई थी। पेपर में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन दिए गए, सिलेबस से हटकर के क्वेश्चन दिए गए। 50% पेपर का सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं था। पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, यूनिवर्सिटी पे बच्चों ने बहुत विरोध किया, उस मामले को हमने बड़े स्तर पर उठाया, बहुत ऑब्जेक्शन लगे, तब जाकर के इस बार पेपर को एकदम व्यवस्थित और सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ और बहुत अच्छा पेपर हुआ इस बार। जिस लेवल का पेपर आना चाहिए उस लेवल का आया है। और मतलब कोई अगर बच्चा विजय एजुकेशन से जुड़ करके अगर तैयारी की है किसी ने, तो उसे सारे के सारे क्वेश्चन है एज इट इज अपने विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ाए हुए से मिल गए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा पूरे पेपर में जो कि हमने पढ़ाया ना हो। और जो मैराथन क्लासें हुई है यूट्यूब पे, जो वन शॉट क्लासें हुई है, उनसे भी बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ है। और अगर किसी ने बेच लिया हुआ था, ब्रह्मास्त्र बेच हो चाहे कोई अन्य बेच में बच्चा जुड़ा था, उसे बहुत बेनिफिट हुआ है मेरे दोस्तों। और अब हम आज इस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, पेपर का सॉल्यूशन हम शॉर्ट सॉल्यूशन करेंगे, मतलब एज ए आपको आंसर की तरह बताएंगे। डेप्थ सॉल्यूशन और कभी करवाते रहेंगे। अभी तो आपको मिलान करना है आंसर की से कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का सीक्वेंस आपके पेपर में अलग हो सकता है, हम आपको आंसर बताते रहेंगे। देखो, एक पादप के परागकोश से परागकण एक भिन्न पादप की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या लिखा इन्होंने? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट, यानी एक पौधे से, टू द स्टिग्मा ऑफ ए जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड। ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जीनोगेमी। क्या बोला जाता है? जीनोगेमी इसे बोलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय। ये कह रहा है कि एक परिपक्व प्रारूपी आवर्त बीजी भ्रूणकोश किस प्रकार का होता है? जो एम्ब्रियो शेक होता है ना दोस्तों, है ना, जो एम्ब्रियो शेक है जिसे आप भ्रूणकोश बोलते हो, वो किस तरह का होगा? उसमें कितनी कोशिका होती है और कितने केंद्रक होते हैं? ठीक है ना? 8 न्यूक्लियस और 7 सेल, 7 न्यूक्लिएट 8 सेल, 7 न्यूक्लिएट 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट 8 सेल। ये तो सीधे सीधे गलत ही हो गए। हमें पता है कि इसके अंदर बच्चों 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। कितनी कोशिका होती है? 7। केंद्रक कितने होते हैं? 8। ऑप्शन ए सही होगा, है कि नहीं? बिल्कुल। क्या लिखा इन्होंने? 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, है कि नहीं है? बिल्कुल, ये तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? बिल्कुल चलिएगा सर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि निम्न के दौरान ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन यानी अंडोत्सर्ग होता है। बच्चों देखो, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कोज रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। बेटा, जो ग्राफियन फॉलिकल होती है ना, उस ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु जो होता है सेकेंडरी oocyte, वो कब निकलेगा? कौन से हार्मोन से प्रभावित होकर के निकलेगा? तो देखो क्या लिखा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का जब लेवल हाई होगा तब होगा क्या? ओव्यूलेशन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन हाई होगा तब होगा क्या? लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, एलएच कम होगा तब होगा क्या? लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच,
FSH कम होगा तब होगा क्या? ये तो सीधे सीधे गलत हो गए, है ना। अब प्रोजेस्टेरोन का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको भी हटाओ। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जिन्होंने विजय परिवार से प्रिपरेशन की है वो कतई कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कई बार ये चीज आप लोगों को बताई है कि जब ओव्यूलेशन होता है ना बेटा, ओव्यूलेशन होता है 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। और इस ओव्यूलेशन के समय बच्चों LH सर्ज होता है। LH हार्मोन का लेवल जो है अचानक हाई हो जाता है, LH मैक्सिमम लेवल पर होता है, LH पीक पे होता है। तो जब LH का लेवल हाई होता है ना, उससे जस्ट पहले एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, एस्ट्रोजन। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमेशा दो तरह से आता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें लिखा होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH, और कई बार ऐसा आता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। दोनों ही सही है। अगर यहाँ LH होता तो भी सही है, एस्ट्रोजन है तो भी सही है, ठीक है ना। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन, वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। वेनरल डिजीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। इसे STI भी कहते हैं, है ना। बिल्कुल जी। ये कैसे ट्रांसफर होगी, आप इमेजिन करो, एड्स के बारे में सोच लो, एड्स कैसे ट्रांसफर होगा, है ना। हाँ, यौन संचारित रोग किसके द्वारा संचरित होंगे? पहला, यूजिंग स्ट्राइल नीडल। स्ट्राइल का मतलब होता है एकदम पैक, नई। एक होता है स्ट्राइल, एक होता है इन्फेक्टेड, है ना। तो यहां पे स्ट्राइल लिखा हुआ है, कई बार बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। रोग रहित, इसे रोग रहित बोलते हैं, रोग रहित। ऑप्शन में इधर पहले में लिखा हुआ था रोग रहित, रोग रहित, है ना। हाँ जी। तो कौन कौन से तरीके से फैलता है? तो रोग रहित सुई के उपयोग से। अब रोग रहित सुई से थोड़ी ना फैलेगा, सुई अगर किसी रोगी के रक्त से टच है और वो किसी दूसरे के लग जाए तो फैलेगा, मतलब संक्रमित सुई से फैलेगा। ये तो रोग रहित है, ये तो असंक्रमित है, तो इससे तो नहीं फैल सकता। संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से, हाँ ये सही है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका ब्लड किसी दूसरे में चढ़ा दिया तो इससे भाई साहब ये फैलेगा। अगला है इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बिल्कुल सही है। अगर मां संक्रमित है तो भ्रूण में जाएगा ही जाएगा, प्लेसेंटा के द्वारा, स्तनपान के द्वारा भी, है ना। हाँ, और किसिंग, चुंबन से कभी भी STD नहीं फैलता है, ध्यान रखना। और इसके बाद इनहेरिटेंस, कभी भी ये माता पिता से संतान में नहीं जाता। तो फिर आप कहोगे मदर से फीटस में कैसे जा रहा है? ये बेटा प्लेसेंटा जब कटती है तब जाता है, ये इनहेरिटेबल नहीं है, आनुवंशिक नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे दोस्तों यहां पे दो ही ऑप्शन सही है, एक तो आपका बी और दूसरा आपका, अरे दो कैसे सही है भाई, दो कैसे सही हो सकते हैं, सही तो एक होना चाहिए। अरे भैया दो इसलिए सही है क्योंकि ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि कितने स्टेटमेंट सही है ना। सही आपको आंसर बताने से, सही कथन बताने थे। तो ACD, क्या ACD तीनों सही है क्या? जी नहीं। BCD, BCD बिल्कुल भी नहीं। B एंड C, B और C सही है क्या? बिल्कुल B और C सही है। तो ये ऑप्शन करेक्ट था, मतलब यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट सही है। कुल मिला के आप तो स्टेटमेंट पे ध्यान दो, है ना। बिल्कुल जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है गर्भ निरोधक गोली सहेली, द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सहेली। सहेली के बारे में कौन सी बात सही है बेटा? देखो यहां पे लिखा हुआ है ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस एंड प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। बेटा ये जो सहेली होती है ना, ये क्या करती है, गर्भाशय के अंदर जो एस्ट्रोजन ग्रही होते हैं ना बेटा, उनको अवरुद्ध कर देती है। और जो निषेचित अंडा होता है ना, जिसको आप कहीं ना कहीं एम्ब्रियो भी कहते हैं, उस भ्रूण के रोपण को भी रोक देती है, ठीक है ना। तो ये बात ही सही है बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर C सहेली के बारे में बिल्कुल सही है,
ये पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं है, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस तो बिल्कुल भी नहीं है, और यहां लिखा हुआ है कि अंडोत्सर्ग को रोकती है, और फिर इधर लिखा है एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है। ये बात गलत है, ये बात गलत है ना। हाँ जी, अगला ऑप्शन, यदि माता पिता दोनों सिकल सेल एनीमिया जीन के वाहक है, यानी विषम युग्मजी है, तो कितने प्रतिशत बच्चों में यह रोग होगा? इफ बोथ पेरेंट आर कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया, यानी मदर और फादर दोनों सिकल सेल एनीमिया के कैरियर है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो कितने परसेंटेज चिल्ड्रन जो होंगे, जो बच्चे जो होंगे, उनमें डिजीज पहुंचेगी, वो बीमार होंगे, है ना। हाँ, अगर मदर और फादर दोनों कैरियर है सिकल सेल एनीमिया के, है ना, बिल्कुल जी, तो आप ऐसे समझ लो कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो अगर कैरियर है दोनों, तो 101% बेटा आप मान के चलिएगा कि 25%, 4 में से केवल एक बच्चा ही रोगी होगा, क्योंकि ये बीमारी तो तभी होती है होमोजाइगस कंडीशन में। तो एक गेमीट ये वाला और दूसरा इधर फीमेल का, ये जब दोनों गेमीट मिलेंगे तभी बच्चा बीमार होगा। बाकी 3 जो बच्चे होंगे, ठीक है ना, वो बीमार नहीं होंगे, हाँ वाहक हो सकते हैं कुछ, ठीक है ना, बिल्कुल। तो याद रखना, है ना, किसी बच्चे को अगर ये बात समझ नहीं आई हो, ठीक है ना, वैसे तो डिटेल में चलो एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे, फिर भी इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो बता ही देता हूं। देखो मेरे दोस्तों, ये जो है ना, ये ऑटोजोम लिंक्ड डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया जो है ना बेटा, ये बीमारी है ऑटोजोम लिंक्ड, है ना, याद रखना, मतलब अलिंग सहलग्न, अलिंग सहलग्न बीमारी है, ठीक है ना, है आनुवंशिक रोग। अब बच्चों क्या है कि अगर कोई विषम युग्मजी है, इसके लिए आप जीन को चाहे एस 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 और उनके ऊपर आप जो है डॉट डाल सकते हो, ए डाल सकते हो, जो भी डालो, जिस रूप में भी लिखना चाहो लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे भी लिख सकते हो एस एस, ये मदर ये फादर, है ना, आप ऐसे लिख दो जैसे ये फादर है और ये है मदर और ये है हेट्रोजाइगस, है ना। भाई वाहक का मतलब होता है, वेक्टर वो होता है जो खुद बीमार नहीं है लेकिन अपने बच्चों को बीमार कर सकता है, उसे वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ तो नॉर्मल जीन है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये एबनॉर्मल है, ए का मतलब आप समझ लो एबनॉर्मल, ओके। हाँ जी, ऐसे समझ सकते हो, है ना। या कई बार इसे ऐसे भी लिखा होता है, कई बार इसे ऐसे भी लिखा होता है, तरीके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिखा हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं किसी भी तरह से लिखा हो सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, इसे एन लिख दिया नॉर्मल और इसे एस लिख दिया सिकल सेल एनीमिया, एन यानी नॉर्मल, एस यानी सिकल सेल एनीमिया। अब जब गेमीट बनेगा तो क्या होगा जी, है ना, जब गेमीट बनेगा तो ये भी 2 गेमीट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इनको यहाँ लिख दो, एक है एच बी एन और एक है एच बी एस, है ना। इधर भी तो ये गेमीट बनेंगे, 2 बनेंगे, एक होगा एच बी एन और दूसरा होगा एच बी एस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एन एन मतलब ये जो बच्चा है ये पूरी तरह से नॉर्मल होगा, है ना। अगला एच बी एन एच बी एस, जिसके ऊपर केवल एक एस होगा ना, वो विषम युग्मजी माना जाता है, मतलब वो वाहक माना जाता है, वो रोगी नहीं है। फिर यहां देखो एच बी एन एच बी एस, ठीक है ना, इसका मतलब ये भी वाहक है, वेक्टर है। अब लास्ट में ये एक कंडीशन है एच बी एस एच बी एस, मतलब इसमें सिकल सेल एनीमिया है, ये रोगी है। तो 4 में से केवल एक ही बच्चा रोगी है, मतलब 25%, ठीक है ना, बिल्कुल यही बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मैंने करवाए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है, कौन सा गलत मिलान किया हुआ है, रॉन्गली मैच, ठीक है ना, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर रॉन्गली मैच। देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और सामने लिख दिया कोडोमिनेंस, एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ग्रास ऊपर, यानी टिड्डे में एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है,
ये तो राइट है, सही है, करेक्ट है। टी एच मॉर्गन ने बेटा लिंकेज शब्द दिया था, ये भी सही है, और एक्सपेरिमेंट भी किए थे, ये दोनों करेक्ट हो गए। अब है कोडोमिनेंस। देखो कोडोमिनेंस जो है ना बेटा, वो अपने ए बी ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, और ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो है तो एक तरह का एबीओ ब्लड ग्रुप का टाइप ही तो है ना। तो कहीं ना कहीं बेटा ये भी सही होगा उस हिसाब से देखें तो, लेकिन ये गलत है। क्यों? यहां लिखा हुआ है स्टार्च सिंथेसिस इन पी, और सामने लिख दिया मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स तो एबीओ ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है ना। बिल्कुल जी। ये जो आपके स्टार्च सिंथेसिस है ना, ये तो बेटा प्लियोट्रोफी को प्रदर्शित करते हैं, प्लियोट्रोफी, है ना, बहुप्रभाविता। ये तो बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है कि नहीं? किसका एग्जाम्पल हो सकता है? बहुप्रभाविता का, ठीक है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल। और ये एक और एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अपूर्ण प्रभाविता का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी ये एग्जाम्पल है। तो इसलिए यहां रॉन्गली मैच की जब बात आएगी तो ये गलत मिलान किया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, है ना। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल जी। लेकिन यहां पर भी इनको सीधा लिखना चाहिए था ए बी ब्लड ग्रुप, इन्होंने ए बी ओ लिखा है, तो कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको। कंसीडर दीज स्टेटमेंट अबाउट मोलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोसेस, विच वन एक्यूरेटली डिस्क्राइब ए बायोलॉजिकल इवेंट। सही से डिस्क्राइब किया हुआ इवेंट कौन सा है? एकदम सही, इन केपिंग मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड टू 3 एंड ऑफ HNRNA। गलत, 5 प्राइम पर जोड़ते हैं। RNA polymerase bind with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria। ये सही है। रो फैक्टर ही वो फैक्टर है बेटा जो टर्मिनेशन कर देता है, समापन कर देता है ट्रांसक्रिप्शन का बैक्टीरिया में। ये बिल्कुल एकदम सही से, है ना मेरे दोस्तों, डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी ये गलत है, क्योंकि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना बच्चों, वो कभी भी mRNA में कॉपी नहीं होता। कौन कॉपी होता है बच्चों? जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कॉपी होता है। स्प्लिट जीन जो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है ना। बिल्कुल जी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। हाँ जी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि एक डीएनए अणु में एडिनिन की मात्रा 30% है तो थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन कितना होगा? बहुत सिंपल है, एडिनिन 30% है। अरे भैया जब एडिनिन 30 होगा तो एडिनिन से जुड़ता कौन है? एडिनिन बाइंड होता है थाइमिन से। एडिनिन 30 तो थाइमिन भी कितना? 30। अब ग्वानिन से बाइंड कौन होता है जी? साइटोसिन। जब ये 30-30-60 हो गए तो पीछे 40 बचा, मतलब ये 20-20 होंगे, सीधी सी बात है। तो थाइमिन हो गया 30, कहां पर है? यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, ये थाइमिन 30। ग्वानिन कितना है? ग्वानिन 20। साइटोसिन कितना है? 20। कोई भी ऑप्शन हो आप देख लेना, बस थाइमिन 30 होना चाहिए, ग्वानिन 20 होना चाहिए, साइटोसिन 20 होना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में ये बात लिखी हुई होगी वही सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी जनसंख्या में फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करने वाला कारक, द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन। फाउंडर इफेक्ट कौन उत्पन्न करता है? अरे बहुत सिंपल है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। कितनी ही बार मैंने करवाया हुआ ये। फाउंडर इफेक्ट कौन उत्पन्न करेगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, एग्जामिनर की पहली पसंद। फ्लीपर ऑफ पेगविन डॉल्फिन, फ्लीपर्स ऑफ पेगविन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। पेगविन और डॉल्फिन के जो फ्लीपर्स होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? जनरली बेटा ये एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एनालोगस ऑर्गन। और एनालोगस ऑर्गन का मतलब होता है समरूप अंग, है ना। और मैंने ये बात कई बार बताई हुई है, आप लोगों को शायद याद होगा कि नहीं होगा। मैंने ये बोला हुआ है, जिसने मेरे से बायो पढ़ी होगी तो मैं बताता हूं, मुझे अकाउंट खुलवाना है ना। और कौन सी बैंक में खुलाना है? HDFC में, यानी HD। तो ए से होता है एनालोगस, सी से होता है कन्वर्जेंट,
है ना। तो ये एनालोगस ऑर्गन है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को प्रदर्शित करेगा। इसी वजह से आंसर बी आपका सही होगा। ठीक है कि नहीं। एडेप्टिव रेडिएशन तो नहीं हो सकता। एडेप्टिव रेडिएशन तब होता जब यहां होमोलोगस ऑर्गन लिखा होता, होमोलोगस ऑर्गन होता या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी। अपसारी जो विकास होता है ना, वो अनुकूली विकिरण से रिलेट करता है। ओके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता। अगर यहाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिखा हुआ नहीं होता तो, अगर मान लो यहां पर आपका एनालोगस ऑर्गन लिखा होता तो बी में, तो हम एनालोगस ऑर्गन को सही कर देते। अगला क्वेश्चन, अनुचित युग्म को पहचानो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। गलत कौन सा है पहचान लो। अरे वेरी सिंपल बाबू, वेरी सिंपल है। अब देखो देखें, अगर मैं यहाँ पे गलत को पहचानता हूं तो आप देखना, एल्केलॉइड कोडीन बिल्कुल सही है। कोडीन एक एल्केलॉइड है ही, बिल्कुल है। टॉक्सिन एब्रीन, एब्रीन एक टॉक्सिन है, बिल्कुल है। लैक्टिन है ना, लैक्टिन बच्चों कौन का वैलिन ए, ये एक लैक्टिन है, बिल्कुल है। इसके बाद ड्रग्स, ड्रग्स रिसीन, रिसीन भाई ड्रग्स नहीं है। रिसीन जो है एक ड्रग्स नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक प्रोटीन है। तो ये रॉन्गली मैच है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, बहुत आसान। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग इन इन्फ्यूजन्स अपॉन एंटरिंग द ह्यूमन होस्ट। आप ऐसे समझ लो कि हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर होता है ना जी, तो वो किस फॉर्म में एंटर होता है, किस फॉर्म में। हमें जब फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट करेगा तो हमारे ब्लड में कौन एंटर होगा, ट्रोफोजोइट, स्पोरोजोइट, फीमेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट। फीमेल और मेल गेमिटोफाइट तो हमारे आरबीसी में बनते हैं बेटा, है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ट्रोफोजोइट भी नहीं, स्पोरोजोइट राइट आंसर होगा। स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस स्टेज है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था है ये, है ना बच्चों। बिल्कुल बहुत सिंपल है। ये देखिएगा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओहो, अब देखो एस पर जिल्लस नाइगर, एस पर जिल्लस नाइगर से बेटा क्या प्राप्त होता है जी, सिट्रिक एसिड। ये लो जी। अब बताओ देखें, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड। अब बताओ जी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइरिक एसिड। अब बताओ जी, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, बस सिंपल सा मामला, आसान सी चीज है कि नहीं है। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, सब सही बता रहा हूं ना। बस ये मैच कर दिया, इसका मतलब क्या है, ए में क्या होगा, ए के सामने कौन सा होना चाहिए, थर्ड, है ना। बी के सामने क्या होना चाहिए, बी के सामने होना चाहिए 1, सी के सामने क्या होना चाहिए 4, और डी के सामने क्या होना चाहिए, डी के सामने होना चाहिए 2। बस वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है। कन्वर्जेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। बेटा जब दूध दही में बदलेगा, मिल्क कर्ड में बदलेगा, तो उसमें एक विटामिन का मात्रा बढ़ जाएगा। वो कौन सा विटामिन है बेटा, अरे सर वो विटामिन B12 है, विटामिन B12 याद रखना। विटामिन B12 किस में मिलेगा आपको, कर्ड में, दही में, है ना। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में आपने पढ़ा होगा। और ऐसा करने वाला बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। बिल्कुल। अगला है बच्चों, विच ऑफ दीज इज नॉट ए यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर। बेटा निम्न में से पीसीआर का एक अनुप्रयोग नहीं है, पीसीआर का कौन सा काम नहीं है। मोलिक्यूलर डायग्नोसिस में तो यूज होता है, जीन एम्प्लीफिकेशन में यूज होता है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन एंड डिटेक्शंस ऑफ जीन म्यूटेशन, जीन। अब देखो बच्चों, जीन से रिलेटेड जितने भी काम है, जीन और डीएनए से रिलेटेड, वहां पीसीआर का उपयोग होगा। तो यहां पर भी जीन लिखा हुआ है, यहां पर भी जीन लिखा हुआ है,
और मोलिक्यूलर डायग्नोसिस भी डीएनए लेवल पर डायग्नोसिस है, जीन लेवल का डायग्नोसिस है। लेकिन बच्चों यहाँ तो प्रोटीन की बात की गई है ना। हाँ, प्रोटीन को शुद्ध करना ये तो कोई डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में आता है ना। तो ये ऑप्शन सी जो है ना बच्चों, ये जो पीसीआर का यूज नहीं है ना, प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन जो है ये यूज नहीं है। अगला है इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करो। रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आइडेंटिफाई ऑल एक्यूरेट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं पाई जाती है। फिर क्या लिखा, द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। अब बच्चों देखना, इसने क्या कहा है, इसने आपसे पूछा है कि एक्यूरेट स्टेटमेंट मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं भाई, देखते हैं, एक मिनट। सबसे पहले तो है परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। अगर मैच्योर इंसुलिन में कभी भी सी पेप्टाइड नहीं होगी, है ना, नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, सी पेप्टाइड नहीं होती। मैच्योर में तो ए और बी दो ही होती है, ये तो करेक्ट है। इसका मतलब ए जो है, ए होना चाहिए ऑप्शन में। यहाँ ऑप्शन में ए है, इसमें नहीं है। देखो इसमें लिखा हुआ बी एंड सी, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सी नहीं होगा। यहाँ पर भी ए नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, है ना। इसमें ए है और इसमें भी ए है। अब देखते हैं, या तो ए होगा या डी होगा। अब देखो, द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आर डीएनए टेक्नोलॉजी हेज सी पेप्टाइड, ये गलत है। आर डीएनए टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनता है उसमें तो सी पेप्टाइड कैसे भी नहीं होगा, है ना। सी पेप्टाइड तो हमारे जो लीवर है ना, लीवर में जब बनता है इंसुलिन, है ना मेरे दोस्तों, लीवर नहीं, माफी चाहूंगा, है ना, हमारा जो पेनक्रियाज है इसके अंदर मेरे दोस्तों जब अपना इंसुलिन बनता है तो उस समय ए बी और सी तीन पेप्टाइड मौजूद होते हैं। शुरुआत में उसे हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं। फिर क्या होता है बेटा, इस प्रो इंसुलिन का सी पेप्टाइड रिमूव किया जाता है और इसे मैच्योर इंसुलिन में बदला जाता है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी, ऐसा हमारे बॉडी में होता है ना। लेकिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो भी इंसुलिन बनेगा उसमें सी पेप्टाइड होता ही नहीं, उसमें ए और बी होता है। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये तो सीधा इसने गलत लिखा है। फिर प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, ये बात करेक्ट है बिल्कुल। प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। इसके बाद है ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ए सी डी, कौन से ऑप्शन में है भाई, ए सी और डी, ये पहला ऑप्शन है ना। हाँ, ऐसे ऑप्शन लिखे हुए थे, ये नीचे टाइप नहीं किए टीम ने, इसलिए मैंने उधर लिखा है ना। हाँ, तो इसका राइट क्या था, ए सी और डी, है ना। जिस ऑप्शन में ए सी डी लिखा हुआ है वो ऑप्शन करेक्ट था। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच स्टेटमेंट कंसर्निंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज इनएक्यूरेट, मतलब इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। देखो बेटा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये बात करेक्ट है बेटा। समुद्र में जैव भार का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है। इन्होंने कहा है विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट, है ना, इसने गलत पूछा है, ये तो करेक्ट है, ये तो सही है, ये तो गलत है नहीं। फिर देखो, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ये भी करेक्ट है ना। फिर क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ये भी सही है ना। घास के मैदान में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। तो फिर गलत कौन सा है, गलत है ये क्या है, यहां लिखा हुआ है बेटा कि एक समुद्र, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ये गलत है। इन्होंने कहा है कि समुद्र के अंदर जैव भार का जो पिरामिड है वो सीधा होता है, ये गलत लिखा है। चाहे यहाँ समुद्र हो, झील हो, तालाब हो, नदी हो, है ना, जल की जब भी बात हो, जलीय आवास की बात होगी, है ना, एक्वेटिक हैबिटेट की बात होगी,
तो वहां बायोमास का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, है ना। हाँ जी, तो ये इनकरेक्ट लिखा है, इनएक्यूरेट है ये ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, परागकणों को बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारित किया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। एट व्हाट टेम्परेचर यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन कैन पोलन ग्रेन बी क्रायो प्रिजर्व फॉर एक्सटेंड पीरियड। बेटा हम जब पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करेंगे, है ना, तो कौन से कितने टेम्परेचर पर प्रिजर्व करते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा 12th का, याद रखना, जहां पे पढ़ा होगा पोलन बैंक। पोलन बैंक में मेरे दोस्तों पोलन ग्रेन का क्रायो प्रिजर्वेशन होता है इन लिक्विड नाइट्रोजन गैस एंड -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है ना बच्चों, याद रखना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। तो यहाँ पे हो चुके हैं बायो के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर आपको रिपीट करना चाहूंगा, आपके सामने ये थे 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। और मैंने पहले भी बोला है बेटा, विजय एजुकेशन के ऐप को आप ज्वाइन करके चेक कर लीजिएगा, यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है कि नहीं। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, है ना, बहुत ही दमदार क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, है ना। कोई पीछे तो नहीं रह गया क्वेश्चन भाई, है ना। 3 और ये स्लाइड कितनी है, 3 और 1 4, है ना। कोई क्वेश्चन पीछे रहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कोई एक आध रह गया होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है ना भाई, बिल्कुल जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस आपको यही कहूंगा कि अब आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना। आप सारे बच्चे इस वीडियो को प्लीज शेयर करना, प्लीज शेयर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, हर ग्रुप में। ये केवल उत्तराखंड के बच्चों के लिए काम का नहीं है, सभी राज्यों के लिए काम का है। जो बच्चा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए काम का है ना। और बेटा मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो चुका है, या आपका कोई भी फ्रेंड जिसका बीएससी नर्सिंग में क्या हो चुका है बेटा, एडमिशन हो गया है, तो उनके लिए बेटा ये बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट का बैच है, फ्लोरेंस बैच। उनको बोलिए इस बैच को ज्वाइन करें और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू कर दें। और ऐसे बच्चे बेटा, है ना, जिनके अच्छे स्कोर बने हुए हैं, बढ़िया नंबर आ रहे हैं, वो भी इस बैच को ज्वाइन करके एडवांस में स्टडी शुरू कर सकता है। अब ऐसा बच्चा जो 2026 के लिए, है ना, प्रिपरेशन करना चाहता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप विजय एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 990 रुपए में हम ऑनलाइन बैच आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, सभी स्टेट के लिए ऑनलाइन बैच अवेलेबल है। आप एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए, यूपी के लिए, बिहार के लिए, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन विजय एजुकेशन से कर सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। और बच्चों, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आप विजय एजुकेशन की यूट्यूब की क्लासें देख लो, पिछले 3 महीने की क्लास देख लो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 2 महीने की देख लो यूट्यूब की क्लास, है ना। मैं तो कहता हूं 1 महीने की देख लो यूट्यूब की क्लास, है ना। 1 महीने की 30 क्लास निकाल लो आप, फिजिक्स की 30, केमिस्ट्री की 30, बायो की, और फिर ये पेपर मिलान कर लो, आपको 90% क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं विजय एजुकेशन, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा विजय एजुकेशन से ऐप के अंदर जुड़ता है और पूरे साल पढ़ता है, तो उसका एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। पूरे साल भर अच्छी मेहनत करोगे, टाइम टू टाइम टेस्ट दोगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, डीपीपी प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो सब कुछ बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। तो सर को बुलाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, मोस्ट वेलकम है। उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। इस आने वाले सेशन में यकीन मानिएगा, अदर अदर स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम और एम्स पैरामेडिकल नीट वगैरह से यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना है।
यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के है उसको तो डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन जो बेसिक है उनको हम लोग वर्बली में आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आप उनको ध्यान से सुनना, इधर डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। पेपर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सर आंसर की प्रोवाइड करवाना ऑफिशियल आंसर की से पहले। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हमारा ये सेगमेंट जो रहेगा वो सबसे पहले हम लोग जिस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे वो है सर सॉल्यूशन चैप्टर का। सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन ये है कि एक आदर्श विलयन के निम्नलिखित में से स्थितियां सही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आप सभी को पता होता है कि आइडियल सॉल्यूशन वो विलयन होता है सर जो राउट के नियम की पालना करता हो, जिसके लिए प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिश्रण की वैल्यू भी जीरो होती है, डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल दो टर्म के बारे में ही पूछ रहा है, डेल्टा एच और डेल्टा वी, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो, वॉल्यूम में परिवर्तन भी जीरो होता है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू सर जीरो से ज्यादा, लेकिन डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, जीरो से कम रहेगी। दैट इज द वेरी वेरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला भी सॉल्यूशन चैप्टर से ही है, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर से ये बोल रहा है द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले ये बोल रहा है कि सोडियम सल्फेट की ग्राम में क्वांटिटी दे रखी है, डब्ल्यू ए दे रखा है 7.1, ठीक है, डब्ल्यू बी दे सकते हैं, है ना। तो मोलेरिटी है, तो मोलेरिटी इज इक्वल टू दी WB divided by MB into 1000 अपॉन सर वॉल्यूम इन ml की बात कर लेते हैं, है ना। W है 7.1 डिवाइडेड बाई 140, 1000 डिवाइडेड बाई 100 ml, ये दोनों जीरो चला गया। 71 डिवाइडेड बाई 140, दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू दी 0.5 जो है ना, वो सर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दैट इज दी ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट सर। चलिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन, यानी ये तो क्वेश्चन भैया मैराथन क्लास में से सेम एज इट इज सर पूछ लिया है। सेम एज इट इज मैराथन क्लास का क्वेश्चन है, मैंने बोला था मोलरिटी पे आएगा। इस वाले क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ये भी डाटा इसने पूछ लिया है। तो क्या बोला था कि ई एक्सटर्नल की वैल्यू ई सेल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तब क्या करेगा, तब जो है ये सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह व्यवहार करेगा। ई सेल का मान जीरो है, तो करंट और जो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो नहीं रहेगा। तो ई एक्सटर्नल ई सेल से ज्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। विजन्स डन हो गया। यस 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 यस, ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए थी। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये वाला, वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। तो मैंने आपको बता रखा है रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर 1-n/सेकंड, ये बोला था मैंने आपको, है ना। K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, मोल पर लीटर पर 1-n/सेकंड। तो n क्या है, यहाँ पे n है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया का ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या बोल देंगे हम इसको, अभिक्रिया का ऑर्डर या अभिक्रिया का क्रम इसको बोल देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको कह देंगे। डन हो गई बात। ये वाली बातें आप सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, ताकि यहाँ से क्वेश्चंस जब भी एग्जामिनर पूछे तो हम लोग उनको बड़े ही आराम से सोल्व कर दें सर, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी पूछा गया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये क्वेश्चन भी पूछा गया था प्यारे बच्चों। जल्दी से इसको सॉल्व करो। देखो, एक तो उसने पूछा था ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक तो ये, और एक इससे मिलता जुलता ये वाला। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले करते हैं, फिर केमिकल काइनेटिक्स के करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखे, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम प्लस 3, सिल्वर का, पोटेशियम और क्रोमियम का वैल्यू दे रखी है रेस्पेक्टिवली। द ऑर्डर डिक्रीजिंग इन द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल, मेटल की रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइए। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनो दोस्तों, की रिड्यूसिंग पावर जो होती है, रिड्यूसिंग पावर जो होती है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, ठीक है। लेकिन सर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है दोस्तों, लेकिन सर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग के। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, जिसके लिए वैल्यू मिनिमम हो। तो सबसे कम वैल्यू है पोटेशियम के लिए, जो कि कितनी है बच्चों, -2.93 है। यानी कि -2.93 मतलब पोटेशियम, ये रहा पोटेशियम, ये रहा पोटेशियम। सबसे कम किसके लिए होगी, उसके लिए होगी जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। दैट मीन सिल्वर प्लस से सिल्वर में, यानी कि सिल्वर की सबसे कम होगी। इसीलिए दोस्तों बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, दूसरे ऑप्शन इसके सही नहीं हो सकते। ठीक बात, यस बच्चों। नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये रहा। ये बोल रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, अभिकारक 2.0 ग्राम से 2.1 ग्राम तक घटने में कितना समय लगेगा। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 10 टू द पावर माइनस का 3 पर सेकेंड। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.1 ग्राम। ठीक बात। चलिए फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या पूछा है फर्स्ट ऑर्डर का, टाइम पूछा है। तो t इज इक्वल टू दी 2.303 डिवाइडेड बाई प्यारे बच्चों के और इनटू लोग ए नोड अपॉन सर ए टी 2.303 के का मान ये रहा, रेट कांस्टेंट 4.606 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू लोग ए नोट का मान कितना है 2.0 डिवाइडेड बाई पॉइंट। तो ये आ जाएगा सर अपने पास 20 में से 2 का भाग दे दिया, 10 आ गया। और इधर से करेंगे तो सर 2 आ जाएगा, और 2 इंटू लोग 10 500 इंटू सेकेंड आ जाएगा। 500 सेकेंड जो है वो इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 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 बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट ये रहा, केमिकल काइनेटिक्स से ही जुड़ा हुआ, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल 2-3 आए हैं सर, लेकिन टफ नहीं है, टू द पॉइंट। टी आप दे रखा है बच्चों, और द टाइम टेकन फॉर 90% रिएक्शन टू बी कंप्लीट विल बी, 90% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए क्या समय लगेगा। जल्दी से दोस्तों देखो, टी हाफ दे रखा है ये वाला, तो 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो यहाँ से के कितना आ जाएगा 0.693, और ये आ गया 30, ये आ गया प्यारे बच्चों अपने पास रेट कांस्टेंट। अब क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। टाइम कितना, टाइम बच्चों उतना 90% कंप्लीट होने का 2.303 के लोग दोस्तों ए नॉट डिवाइडेड बाई 80 सर, यही तो फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी सर। तो प्यारे बच्चों ये है अपने पास 0.693 इंटू 30 लोग, लोग दोस्तों हाँ जी 100 है, 80 ए नॉट 100 है, 80 आ गया, 90% खत्म हो चुका है। ठीक है, पीछे कितना बचा बच्चों 10, तो 10 से 10 उड़ गया, log 10 का मान 1 होता है। तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से हम लोग रख लेंगे। 2.303 को मैं यूं लिख सकता हूं ना बच्चों, जब ये इसको हम लोग डिवाइडेड करेंगे 0.693 इंटू log 2, ये आ जाएगा 2.30 log 10, इधर से ये उड़ गया 30.3। ठीक है, मतलब ये आ गया सर 300 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आ गया 100, कितना सेकंड आ गया 100 मिनट, इसका करेक्ट आंसर आएगा, ए सही रहेगा सर, ए इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला न्यूमेरिकल है बच्चों ये वाला, बेरियम सल्फेट को 298 केल्विन टेम्परेचर पर जल में विलेयता करने पर कितने ग्राम पर लीटर जो है वो होता है। तो विलेयता गुणनफल KSP का मान कितना होगा यदि बेरियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान इतना है। ठीक है, द सोल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज इन वाटर इज दिस, द वैल्यू ऑफ इट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी गिवन, मोलर मास दे रखा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर सोल्युबिलिटी किसमें दे रखी है 2.42 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 ग्राम पर लीटर, ये दे रखा है सोल्यूबिलिटी। अब देखो ये है ग्राम पर लीटर, यदि इसको मोलर मास से डिवाइडेड कर दे हम लोग, किससे डिवाइडेड कर दे, मोलर मास से
डिवाइडेड कर दें तो क्या होगा, ये अपन लोग 233 ग्राम प्रति एम मोल, और ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर। ग्राम से ग्राम उड़ गया तो ये कितना आएगा, 1.08 इंटू 10⁻³ -3 मोल पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻5 आएगा बच्चों। क्यों 5 आएगा, क्योंकि सर यहाँ पर देखो, यदि ये जीरो कर देते हम लोग तो 10⁻⁻ कितना आ जाता, +2, ऊपर चला जाता तो माइनस का हो जाता। तो क्या सोल्यूबिलिटी कितनी आ गई सर, 1.08 इंटू 10⁻, अपने पास आ जाता ये 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 आ जाता सर। उसके बाद ये कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है दोस्तों कि सर आपको चाहिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। क्या चाहिए, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए। तो 10⁻⁻10 आ जाएगा, तो 1.08 इंटू 10⁻⁻10 मोल पर मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली बात आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। सोल्यूबिलिटी उसने दे रखी 2.42 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम पर लीटर पर एट 298 केल्विन पे। द वैल्यू ऑफ इट्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, केएसपी इज इक्वल टू दी, केएसपी इज इक्वल टू दी सर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गिवन मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट का इतना इतना दे रखा है, तो आराम से हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करके ये वाली आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर के बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कौन सी एल्केन वुड्स अभिक्रिया के द्वारा अच्छी मात्रा में नहीं बनाई जा सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड बाय यील्ड ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन से कौन सी नहीं बनाई जा सकती, यानी कि सर जो अपने पास ओड नंबर की एल्कीन है, ओड नंबर की जो एल्कीन है वो नहीं बनाई जा सकती। ओड नंबर की एल्कीन कौन सी नहीं बनाई जा सकती सर, 7 नंबर कार्बन की। जैसे सर कार्बन नंबर 3 है, ठीक है, कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 7 है, ये नहीं बनाई जा सकती कभी भी एल्कीन। जैसे सर प्रोपेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, और दोस्तों कौन सा, और प्यारे बच्चों अपने पास मेथेन, ये गैस जो है कभी भी नहीं बनाई जा सकती इस मेथड के द्वारा। नेक्स्ट, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर क्या मिलेगा। ठीक है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस की, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। ये तो सिंपल सी बात है। और हाइड्रोलाइसिस करने से पहले ये डेक्सो रोटेटरी था, उसके बाद कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाएगा। इसलिए सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस को इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि सर डेक्स्ट्रो से लीवो हो गया, इसका माइनस में परसेंटेज ज्यादा होता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उत्कृष्ट गैसों का नाम रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा है, उससे संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। नोबल गैस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलय होती है, उत्कृष्ट गैसों के गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होते हैं, उत्कृष्ट गैसों में दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बहुत धनात्मक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू तो क्या रहती है सर, 0 होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है ना, वो सर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है, हाईली पॉजिटिव रहेगी। लेकिन उत्कृष्ट गैसों में दुर्बल परीक्षण बल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लंदन वीक लंदन फोर्स होते हैं सर। क्या होते हैं, वीक लंदन फोर्स होते हैं सर। वीक क्या फोर्स होंगे सर, लंदन फोर्सेज होते हैं। गलनांक और क्वथनांक कभी भी हाईएस्ट नहीं होते, उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी लो रहते हैं सर। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, जल में बहुत कम सोल्यूबिलिटी होती है, क्योंकि वाटर पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है, इसलिए पोलर पोलर को कभी भी सोल्यूबल नहीं करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पिरीडियन में सिग्मा बंध, पाई बंध तथा इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों की संख्या क्रमशः क्या रहेगी। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन पिरीडिन। पिरीडिन क्या होता है दोस्तों, ये रहा आपका पिरीडिन, ये होता है प्यारे बच्चों पिरीडिन, जिस पर ये रहा एक बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, और ये रहा। ठीक है, एक ये बॉन्ड रहा, एक ये बॉन्ड रहा, और एक ये बॉन्ड रहा। हाइड्रोजन बताइए,
हाइड्रोजन एक ये इधर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर एंड एक इधर। सिग्मा बॉन्ड बताओ, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सर? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन, चार, पांच, छह। छह सिग्मा प्लस एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच कितने सिग्मा हो गए सर? 11 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड कितने हो गए? तीन पाई बॉन्ड हो गए। तीन क्या हो गए दोस्तों? पाई बॉन्ड हो गए। तीन 11 सिग्मा और तीन पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, यस सर। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएगा एक। एक जो है वो लोन पेयर रहेगा। 11, 3 और 1 है अपने पास सिग्मा बॉन्ड। डन। ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब है अगला क्वेश्चन ये कि सर बताइए, फिनोल में जो है वो अपने पास जो है CH Cl3 क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद सैलिसिल्डिहाइड बन रहा है। तो राइमर टिमान रिएक्शन है। सीधा सट सा मामला है कि फिनोल की रिएक्शन इन रिएजेंटों के साथ करवा दी जाए तो अपने पास सैलिसिल्डिहाइड जो है वो मिलता है। ये है राइमर टिमान रिएक्शन, जिसमें कार्बन एज इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन में क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा। विलियमसन में ईथर बनता है। वुड्स में सर एल्केन मिलता है बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास ये वाला कॉन्सेप्ट जो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना ही चाहिए कि सर कौन सी अभिक्रिया है जो अपने पास क्या नहीं बनाएगी बच्चों? जो सर कभी नहीं बनाती है एसिड, बेंजोइक एसिड नहीं बनाएगी। KMnO4 ये तो अपन को पता है सर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो बेंजोइक एसिड तो बनेगा सर। बड़े ही आसान भाषा से बनेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से बेंजोइक एसिड बनेगा। ये है अपने पास बेंजिल अल्कोहल NaOCl प्लस CH3Cl, ये भी बना देगा। और सर K2Cr2 7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन इस वाले केस में कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर यहाँ से तो अपने पास बेंजेल्डिहाइड बनता है। यहाँ से क्या बनता है स्टूडेंट्स? बेंजेल्डिहाइड जो है वो सर प्राप्त होता है बच्चों। ये आपको याद रखना था। अब ये बोल रहा है सर कि सर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो हम सबको मालूम होता है कि एसिडिक नेचर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के डायरेक्टली और रिलीजिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम लोग यूं कह सकते हैं कि विड्रॉइंग जहां पे होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहने वाली है प्यारे बच्चों। उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहने वाली है। तो ये वाला तो सर कैसा है? प्लस M के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि इसकी सबसे कम, चौथे की सबसे कम। फिर क्या है यहाँ पर? ये कौन सा ग्रुप है भाई? NO3 है कि NO2 है? कौन सा ग्रुप दिया हुआ था एग्जामिनर ने? यहाँ पर जो ग्रुप दिया हुआ था बच्चों वो दिया हुआ था NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो थर्ड के बाद फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये वाला रिलीजिंग ग्रुप सबसे हाईएस्ट माना जाता है। तो थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगला है अपने पास ये रहा। फिनोल जो होता है वो एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द एथेनॉल। बिकॉज क्या कारण है कि ज्यादा एसिडिक नेचर का रहेगा? इथोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इनॉक्साइड। ये बिल्कुल सही बात है कि फिनोक्साइड आयन की तुलना में जो एथोक्साइड आयन होता है लीस्ट स्टेबल होता है। ये क्या है अपने पास? ये है सर फिनोल। और इस फिनोल से H निकाल दिया तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। जबकि ये क्या बनेगा दोस्तों? ये बन जाएगा अपने पास स्टूडेंट्स एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। यहां पर हो रहा है सर रेजोनेंस, यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन। डन हो गया। तो ये बातें आपको समझनी जरूरी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये वाला, कौन है जो सर कायरल होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल? कायरल कौन सा होता है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में यही है कि फिनॉल कम एसिडिक होता है, एल्कोहल
अल्कोहल कम एसिडिक होता है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है। यही तो बोल रहा है कि फिनॉल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। इसमें परेशान नहीं होना, आपको ऑर्डर लिखा रखा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा कायरल होगा? कायरल का क्या मतलब होता है? कार्बन sp3 होना चाहिए, ठीक है, और 4 डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। 4 डिफरेंट वैलेंसी, 4 डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। यानी कि कार्बन इसके पास ए बी सी और डी होने चाहिए। यानी कि ये वाला कभी नहीं हो सकता। दो वैलेंसियां सेम है, इधर भी इधर भी दो वैलेंसियां, ये रही, दो वैलेंसियां सेम हैं, ठीक है। इस वाले में ये वैलेंसी भी सेम, ये वैलेंसी भी सेम, इधर ये मिथाइल सेम नहीं हो सकता। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए बी सी और डी चारों वैलेंसी अलग अलग, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। संकुल कौन सी समवायता दर्शाएगा? आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले उपसह संयोजक समवायता के लिए सर दो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए थे, दो है क्या यहाँ पे? नहीं है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तभी शो करता है जब काउंटर आयन में कोई दूसरा एक लिगेंड हो, काउंटर आयन हो और दूसरा लिगेंड आपस में एक्सचेंज करे। लिंकेज आइसोमेरिज्म वही शो करते हैं जो एम्पीडेंटेड लिगेंड हो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, बड़े ही आसान भाषा में, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है, सिस और ट्रांस बन जाएंगे। अब बच्चों ऐसे दो क्वेश्चन आते हैं जो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग ऑप्शंस नहीं देख रहे, जो केमिस्ट्री हमने सीखी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ये है बच्चों अपने पास एनिसोल, ये क्या है सर? एनिसोल, ये ओ, इधर मिथाइल, इसको बोलते हैं एनिसोल। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉपी का क्वेश्चन है, नोटबुक में करवा रखा है, ये है तुम्हारा HI। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी इस तरीके की मोइटी दे रखा हो और आपको लग रहा हो कि सर क्या एक इस वाला बॉन्ड ब्रेक करूं या ये वाला करूं, मेरे पास दो ऑप्शन, दिस वन एंड दिस वन, तो उस समय आपको ये क्लियर बता रखा है, नोट के रूप में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रखा है कि आपको वो बॉन्ड ब्रेक करना है जो फिनॉल को बनाता है। सर फिनॉल को क्यों बनाना है? क्योंकि मोर स्टेबल कंपाउंड है, हाईली स्टेबल एंड मोर स्टेबल कंपाउंड डिवीजन, दैट इज वाई यहां से क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा, ये H ले लेगा। पीछे क्या बचा सर? CH3 बना, तो CH3 के पास कौन चला जाएगा? I चला जाएगा। एक तो बन गया फिनॉल और एक बन गया मिथाइल आयोडाइड। क्या बन गया दोस्तों? मिथाइल आयोडाइड बन। ऐसा ऑप्शन है कहीं? ऐसे ऑप्शन है कहीं? नहीं है सर। ये क्या दे रखा है? ये तो सर हमने इटर्ड रिएक्शन में पढ़ा था, ये तो सर हमने इटर्ड रिएक्शन में पढ़ा था। ऐसा कोई ऑप्शन तक नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब देखो मजेदार, आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था बच्चों लगभग कौन सा सीरीज का पेपर था ये? सी सीरीज का पेपर है। सीरीज कौन सी है सर? सी। और सी सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 30 एंड 32, ठीक बात। 30 एंड 32 में दोस्तों आपस में ऑप्शंस मिच मैच है। ये वाला अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ के गया है तो उसमें फिनोल जैसे मटेरियल दिख रहे हैं, तो वो बच्चा कंफ्यूज में है कि सर क्या आंसर, क्वेश्चंस का क्या आंसर रहेगा। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। बाकी बच्चों का हमें पता नहीं उनके पेपर में से ऑप्शंस थे या मिसमैच था या करेक्ट था, ठीक है, आप जरूर बताना कमेंट करके। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस बच्चे का ये सीरियल नंबर है उसमें ये क्वेश्चंस के ऑप्शंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन है वो गलत है, ठीक है। यानी कि इनमें आप सभी स्टूडेंट्स को जिसका ये पेपर का सेट था उसको बोनस मिलेगा, ठीक है, सबको नंबर मिलने वाले हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यदि हम लोग इस वाले पिछले वाले क्वेश्चंस को देखें तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक, फिनोल और मिथाइल आयोडाइड। लेकिन यहाँ पर तो कोई बन ही नहीं सकता, नई केमिस्ट्री की खोज कैसे कर सकता है कोई भी बच्चा? तो यहाँ पर क्रोमियम का संकुल बने, ये तो इटार्ड अभिक्रिया है सर, ये तो बच्चों इटार्ड रिएक्शन है। तो सीधी सी बात है, ये यूनिवर्सिटी की गलती है, उसको मानना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगाएंगे और यूनिवर्सिटी इसको सभी स्टूडेंट्स के लिए बोनस प्रोवाइड करवाएगी, जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है। सीधी सी बात है, ये कभी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हो ही नहीं सकते, पिछले क्वेश्चन के हैं, आप देखिएगा। तो क्रोमिल क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स कौन सा बना हुआ है? ये वाला। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर पिछले का, और इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना था। अब जिस बच्चे के बेचारे के पहले ये क्वेश्चंस देखने को मिल गए, तो भाई साहब उसका तो वहीं पे दिमाग खराब हो गया, यार ये कहां से आ गए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल यूनिवर्सिटी की गलती है दोस्तों।
तो ये हमने केमिस्ट्री को निपटा दिया है भाई साहब, पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, घबराने की जरूरत है नहीं। सारे क्वेश्चन सही है, उनके ऑप्शंस भी करेक्ट है, पिछले 2 क्वेश्चनों को छोड़ करके, जिस पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा जब यूनिवर्सिटी मांगेगी। दोनों के दोनों क्वेश्चंस तो सही है, लेकिन उनके नीचे दिए गए ऑप्शंस गलत है। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है, एग्जैक्ट आपका सॉल्यूशन करवा दिया है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में और इन डेप्थ में मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है विजन्स। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो बच्चों, पेपर अच्छा गया होगा आपका। अब जो है ना, उत्तराखंड में जो पेपर हुआ है आपका बीएससी नर्सिंग का, उसका फिजिक्स का पोस्टमार्टम मैं करने वाला हूँ। फटाफट से आपको आंसर की जो है रिलीज करके देना चाह रहा हूँ बच्चों, और जरूर आप अपने पेपर में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो जरूर जज कर लेना बच्चों, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आया था आपके पेपर के अंदर, दैट इज व्हाट बच्चों, है ना, दिए गए प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से सी धारिता का एक संधारित्र जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो धारिता की प्लेटों के बीच विस्थापन धारा, क्या बात है भाई, विस्थापन धारा की बात कर रहा है। तो आप सबको पता होगा बेटा, आई डी बराबर अपना फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी। अब क्योंकि संधारित्र की बात कर रहा है, उसकी धारिता दे रखी है, तो तुम्हें पता होगा क्यू बराबर सी वी होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे। अब सी तो बाहर आ जाएगा और डी वी अपॉन डी टी कर दोगे, तो सी बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी। वी का मान बंदे ने दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन आया था मेरे बच्चों। अब आपको इसके अंदर अवकलन आना चाहिए भाई इसका, है ना, इसका आपको क्या आना चाहिए भाई साहब, यहाँ पे है ना डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। तो सी वी नॉट बाहर आ गए, साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और साथ में आ जाएगा ओमेगा। तो सी ओमेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी जो है आपकी विस्थापन धारा होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है मेरे बच्चों, है ना। तो इसका राइट आंसर आपके पास ये पड़ा हुआ देखो, सी वी नॉट ओमेगा इसके अंदर है। तो यार राइट ऑप्शन आ जाएगा पहला आपका, ठीक है। आई होप मैक्सिमम बच्चे इसको सही करके आएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर ए होगा बेटा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। तो देखो बेटा, दो ही गेट आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, है ना। एक होता है नैंड गेट और एक होता है आपका नॉर गेट। नैंड और नॉर गेट याद रख लेना, है ना। नंद गोपाल मैंने बताया है आपको कई बार, नैंड गेट और नॉर गेट जो दो गेट है, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं बेटा, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि इनसे हम बाकी सारे गेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे है क्या नैंड गेट, ये पढ़ा सर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बच्चा आपका ये वाला, ठीक है। क्या कह रहा है कि समान एक्स के अनुदिश डी दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है, ओके, ए तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस बी रखे हैं। यदि ए पर आपतित प्रकाश पुंज बी से निकलने पर भी समांतर पुंज रहता है, तो दूरी डी सेंटीमीटर में कितनी होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ए कॉन्केव लेंस कितना दे रखा है, बी जो है उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। और देखो उनको इस तरह से रखना है कि जो आपका कॉन्केव लेंस है ना, उससे भी जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल बाहर निकले। देखो बेटा, यहाँ पे ये आपके पास है कॉन्वेक्स, और यहाँ कहीं आपने इसको इस तरह से रखना है बच्चों कि इससे भी आप जो है रे जो आए वो समांतर निकले। तो देखो पीछे से समांतर रे ऐसे आएंगी। अच्छा, इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है मेरे बच्चों, आपको पता होगा 20 सेंटीमीटर दे रखी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझो तो इसको। तो देखो समांतर आने वाली रेखा कहाँ जाके मिलती है, इसके फोकस पे मिलेंगी। तो इसका फोकस मान लो यहाँ कहीं है, तो वो इसके फोकस की ओर जाएंगे ऐसे। किधर जाएंगी बेटा, इसके फोकस की ओर जाएंगी। और बेटा इसका जो फोकस है वो यहाँ से कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर माननी है आपको, ये 20 सेंटीमीटर है। और ये दूरी जो दे रखी है ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। समझना की कोशिश करना बेटा इस चीज को, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। आप देखो ये रेज ऐसे, ये तो इसके फोकस पे जाना चाह रही है, बट क्योंकि हमने इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया कि इसका फोकस, इस वाले का फोकस और इस वाले का फोकस एक ही जगह है, तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स किधर जा रही है भाई, इस फोकस अवतल के फोकस की तरफ जा रही है। तो आपको पता है ये अवतल की फोकस की तरफ जाएंगी, तो यहाँ पे जब ये क्या होंगी बेटा, अपवर्तित होंगी, तो ये ऐसे समांतर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा, ये समांतर हो जाएंगे ऐसे।
तो इससे देखो समांतर निकल रही है। तो इन दोनों के बीच की ये दूरी पूछी है, तो कितना आसान हो गया। पूरी 20 है, इसमें से 5 घट जाएगी यार, तो ये कितनी बचेगी? 15 सेंटीमीटर बचेगी। तो इसका उत्तर आएगा बेटा बी ऑप्शन। क्या आएगा बेटा इसका राइट आंसर? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एक समांतर प्लेट जो है संधारित्र तर की प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E है। यदि प्लेटों की दूरी D है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, तो धारिता एकत्रित है ना ऊर्जा है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो यार आपको पता है, मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं ऊर्जा के। हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, है ना, QV अपॉन 2, और एक फॉर्मूला लिखवा रखा है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। तो जो डाटा दे रखा है उसके साथ देखो, विद्युत क्षेत्र दे रखा है, दूरी दे रखा है आपको, है ना, क्षेत्रफल दे रखा है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? बन जाएगा ना। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सी ऑप्शन राइट होगा इसका। क्या होगा इसका? सी ऑप्शन राइट होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है, तो आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से आप करके आए होंगे इनको। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं। तो दो तरह के अणु होते हैं बेटा, ध्रुवण में हमने पढ़े हैं, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ध्रुवीय अणु वो होते हैं जिनकी जो है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल दो या विद्युत द्विध्रुव बोल दो, वो स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं। मतलब जो पी की वैल्यू होती है ना, वो परमानेंट होता है, इनका स्थायी होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या आ जाएगा? जिनमें स्थायी विद्युत आघूर्ण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा बच्चा, ठीक है ना, डी होगा। और अध्रुवीय कौन से होते हैं? जिनमें अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, वो अध्रुवीय होती है। और ध्रुवीय में याद रखना, द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। यस। अगला क्वेश्चन, नगण्य कार्य फलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है। यदि सतह से उत्सर्जित m द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रोड की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा डी है, तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, जो नई लैम्डा होगा आपका तरंग दैर्ध्य जो होगा, वो कितना होगा बेटा आपके पास में? 2mc अपॉन h इंटू लैम्डा स्क्वायर डी, लैम्डा स्क्वायर डी। तो इसका राइट आंसर बनेगा बेटा आपका सी। फिर बता दूं, इसका वैल्यू आएगा बेटा आपका 2mc अपॉन h, ठीक है, और बाहर आपको लैम्डा स्क्वायर डी, ये याद रख लेना बेटा। ये इसका राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे बच्चों? सी ऑप्शन है। क्या है बेटा? सी इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला बेहतरीन सा क्वेश्चन सुनो भाई, अगला प्यारा सा क्वेश्चन सुन लो मेरे बच्चों, है ना। समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा समान पदार्थ के समांतर क्रम में जुड़े 4 तारों की तुल्य प्रतिरोध दे रखा 0.25, ठीक है। तो यदि उनके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनका प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? पहले चारों को समांतर क्रम में जोड़ रखा है, तो देखो समांतर क्रम में जो तुल्य आया है, सी तुल्य, वो कितना बेटा? 0.25 ओम। इसको क्या लिख सकते हो तुम? 1/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब ये 1/4 कब आया होगा? तो सोच के देखो, अगर मैं चारों को जोड़ रहा हूं ऐसे समांतर क्रम में, तो इनकी तुल्य धारिता 1/4 कब आएगी? जब इसका भी प्रतिरोध 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो जब आप निकालोगे, है ना, समांतर क्रम में 1/c तुल्य करके, तो तुम क्या लिखोगे मेरे बच्चों? 1/c इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। तो नीचे एलसीएम कितना है? 1, ऊपर आएगा 4। तो यहाँ से सी तुल्य कितना आएगा बच्चा? सी तुल्य आएगा 1/4। तो ये तो कंफर्म हो गया कि चारों जो मेरे पास प्रतिरोध है ना, प्रतिरोधक है, जो चारों रजिस्टर, उनका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे आप, 1 2 3 4। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो श्रेणी क्रम में तो बेटा सारे जुड़ जाते हैं ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो जोड़ दो बेटा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा रे मेरे बच्चा? 4 आ जाएगा भाई राइट आंसर। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 ओम इसका राइट आंसर बन जाएगा, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक और प्यारा क्वेश्चन है। R1 और R2 त्रिज्याओं की दो चालकीय वर्तीय लूप, है ना, एक तल में समकेंद्रित रखी है। यदि R1 जो है R2 से बड़ा है, तो उनके मध्य जो है आपको अनन्य प्रेरण पूछा है। पारस्परिक प्रेरक को भी बोल सकते हो, उसको अनन्य प्रेरण भी बोल सकते हो। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सी बात है,
ये बड़ा है, R1 बड़ा है ना, और इसके अंदर एक छोटा सेकेंडरी आपके पास ये एक और गोला है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों? R1, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? R2। मान लेते हैं इसमें धारा कितनी जा रही I, इसके कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र B बनेगा और वो इसके साथ लिंक करेगा। तो यहाँ से आपको पता भी होगा फाई बी इज इक्वल टू होता है एम आई, ठीक है। अब यहाँ पे m बराबर निकालेंगे तो फाई बी अपॉन क्या आएगा बेटा? फाई बी अपॉन क्या होगा? आई। इसको लिख सकते हो b इंटू ए अपॉन नीचे क्या आएगा बच्चा? आई। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में? यहाँ पे आई बन जाएगा, ठीक है। अब देखो b कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पे कितना होगा? वो होगा बेटा म्यू नॉट आई, ठीक है ना। म्यू नॉट आई अपॉन, है ना, इसके कारण निकाल रहे हो आप, म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आएगा मेरे बच्चों आपके पास में? 2 पाई आर। केंद्र पे निकालोगे तो म्यू नॉट ऑफ आई अपॉन 2 आर। आर कितना है? R1 है। कितना है बच्चा? R1 है आपके पास में। और ए किसका? इसके अंदर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा ए आपका पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको देखना है, तो भाई इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो इसके साथ लिंक कर रहा है, तो बी इसका और इसका क्षेत्रफल लेना है आपको। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स किसके अंदर लिए देखोगे? इसके लिए देखोगे ना आप, तो ये बी इंटू ए आ जाएगा आपके पास में, ओके। तो यहाँ से देखिएगा आपका जो रिलेशन आ रहा है कहीं न कहीं, वो आ रहा है R2 स्क्वायर अपॉन R1। तो यहाँ राइट आंसर बन रहा है बेटा आपका सी ऑप्शन, R2 का स्क्वायर बटे में R1। सी ऑप्शन इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स। तो बेटा चुंबकीय फ्लक्स किसी भी बंद पृष्ठ है, मतलब आपको पता कोई चुंबक है, उसके उत्तरी और दक्षिण ध्रुव होते हैं, तो यहाँ से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उतनी इसमें से एंटर करेंगी। कुल चुंबकीय फ्लक्स तो हमेशा इससे कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चा? इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? बी आ जाएगा। अगला प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, तुमको कुछ डाटा दे रखा है, हाँ। तुम्हें इस क्वेश्चन में देखो बेटा दे रखा है विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है? 48 वोल्ट पर मीटर। सी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर 8। बी पूछा है, और ऐसे क्वेश्चन अनगिनत बार मैंने आपको करवाए हैं बेटा, तो आपको याद होगा, है ना, ई अपॉन बी बराबर होता है सी। तो बी पूछ रहा है ना, तो सी अपॉन क्या हो जाएगा? सॉरी, ई अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा? ई अपॉन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ई की वैल्यू कितनी है? 48। सी कितना है तेरे पास में? 3, और ये 10 की पावर -8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 10 की घात -8। ऑप्शन के हिसाब से ये बनेगा 1.6 गुणा 10 की घात -7, ठीक है ना। ये आपके पास बन जाएगा टेस्ला में। तो इसका उत्तर बनेगा बेटा डी ऑप्शन। क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर डिटरमाइन, है ना, कार्बन कोडिंग में आपको बता रखा है बीबी रॉय वाला, बी बी रॉय, है ना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। याद है आपको? जीरो से काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में अभी ये कलर कोडिंग हट गया, बट ये दिया है तुम्हें क्वेश्चन, ओके। फिर यहाँ पे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ऐसे चलते चलते लास्ट में आ जाओगे 10 की पावर 9। अब कलर कोडिंग में क्या होता है, जो कलर कोडिंग दे के रखते हैं ना बेटा, पहला कोड, दूसरा कोड, तीसरा कोड, और लास्ट वाला टॉलरेंस का होता है। तो पहले कोड में आपको नंबर लिखना होता है, तो देखो यहाँ लिखा है नंबर आपको ऑलरेडी 2, तो 2 पे क्या है? रेड है। फिर 2 है तो 2 पे भी रेड है, तो ये भी रेड होगा, पहला भी, दूसरा भी रेड होगा। तीसरे में पावर में वैल्यू आती है, तो तीसरे में पावर में वैल्यू आपको देखो यहाँ पे 2 2 ट्रिपल 0 का मतलब दे रखा है कि 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 में देखो क्या आ रहा है? ऑरेंज आ रहा है ना, तो इसके लिए 10 की पावर 3 बनेगा, और 10 की पावर 3 में यहाँ पे ऑरेंज कलर आएगा, तो ऑरेंज ऑप्शन आ जाएगा बेटा, नारंगी इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा बेटा इसका। क्या आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस इज -2 डायप्टर इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो पावर का उल्टा होता है बेटा, होता कि नहीं होता है? ठीक है, तो वैल्यू रख दो, 1 अपॉन माइनस का 2 है, और डायप्टर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऊपर 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इससे कट जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा भाई? 50, माइनस का 50 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिएगा, इसमें आपके एन संधारित्र, एन सेल जोड़े हुए हैं बेटा,
तो धारा का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो बेटा, आप सबको पता है धारा का सूत्र क्या होगा आपके पास, एन ई, भाई सबकी जो है ईएमएफ जुड़ जाएगा और सबका प्रतिरोध भी जुड़ता है, एन आर होता है, तो एन से एन तो कट जाता है। तो विद्युत धारा जो है एन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो आई और एन के बीच में कौन सा ग्राफ बनेगा बेटा, ये वाला सी आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एन से एन कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना, डिपेंड ही नहीं करेगी विद्युत धारा एन के ऊपर कितने सेल जुड़े हुए हैं। अगला प्यारा क्वेश्चन है कि किसी प्रेरक में 20 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है और उस प्रेरक में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा दे रखी है 25 मिली जूल, है ना, ये 60 मिली एम्पियर आपको धारा दे रखी है। तो प्रेरक तो पूछा है, तो इसमें सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ से एल निकालोगे तो 2u अपॉन क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर। तो 2u कितना दे रखा है मेरे बच्चों तुमको, 25 मिली जूल, 10 की पावर -3 कर दोगे। और नीचे आ जाएगा आई, आई कितना है 60 मिली, तो 60 का कितना हो जाएगा 3600, 36 डबल जीरो। और मिली इसमें भी है, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -6। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो बेटा ये वैल्यू आती है आपकी 13.89, ठीक है, हेनरी के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड देन द फ्रिंज विड्थ इज। तो भाई फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। और आपको पता होगा दोनों जो आपके पास यहाँ पे स्लिट होती है, डबल स्लिट, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी होती है, इसको आप डबल कर रहे हो, तो देखो डबल करोगे तो लैम्डा डी अपॉन 2 डी होगा। तो बीटा डैश अब कितनी हो जाएगी, बीटा बाई 2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ आधी हो जाएगी, है क्या ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन पड़ा है ना, हाफ हो जाएगी बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, ये आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कण की डी ब्रोगली तरंग दे दे, लैम्डा अपॉन, है ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, ये राइट ऑप्शन आ जाएगा बी आपका, है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, एक पीएन संधि डायोड में गर्म होने से क्या होता है। तो भाई गर्म होने पे जो है उसके चाहे पी साइड की बात कर लो या एन साइड की बात कर लो, दोनों का जो प्रतिरोध है वो बदलेगा। तो इसमें राइट आंसर आएगा, पीएन संधि के समग्र जो वी आई अभिलाक्षणिक वक्र है वो पूरा प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि वी आई अभिलाक्षणिक वक्र में आपने पता होगा आपका अगर दिशिक भी आ जाता है पार्ट, और जो है पश्च दिशिक दोनों आ जाते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग भी आ जाती है और आपकी रिवर्स बाइसिंग दोनों आ जाती है, तो दोनों पे प्रभाव पड़ता है बेटा। तो डी ऑप्शन इसका आएगा बच्चा, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका बन जाएगा। एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर जो दे रखा है आपको 100 माइक्रोफेरेड एंड ए रेजिस्टर इज 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ V इज इक्वल टू दिस, द पावर लॉस इन ए सर्किट इज व्हाट बेटा। तो देखो यहाँ पे पावर लॉस का फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, ठीक है, आई आर एम एस स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा आपका आर, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। जब ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं बेटा, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आती है दैट इज व्हाट में बच्चों 0.79 वोट आएगा बेटा, 0.97 वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि देखो आपके पास ऑलरेडी इसके अंदर क्या दे रखा है, ये वैल्यू वी नोट दे रखी है, तो पहले वी आर एम एस निकाल लोगे। तो वी आर एम एस कितना होता है, वी नोट अपॉन √2, तो यहाँ से 10 अपॉन √2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप आई आर एम एस निकाल लोगे, आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, वी आर एम एस, ठीक है, अपॉन में आर आ जाएगा। तो आपको आर की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आपकी सी ऑप्शन बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, एलसीआर सर्किट से दे रखा है बेटा, और यहाँ पे प्रतिबाधा पूछ ली इस बंदे ने, ठीक है ना, एलसीआर परिपथ है और प्रतिबाधा पूछी है। तो इसके अंदर देखिएगा बेटा, आपको यहाँ से एक्सल निकाल लेना है। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं, है ना, एक्सल निकाल लेना है। तो एक्सल बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा इंटू एल। यहाँ से और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे आप सीधा सीधा वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे, क्योंकि आपको पता है ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इन शॉर्टकट आपको बता दूं, भाई एक्सएल भी तो प्रतिरोध ही है ना, तो 40/आई, आई कितना है 10√2 आ जाएगा। यहाँ से तुम्हारा एक्स ये दे रखा है सी, तो ये आ जाएगा 10/10√2। और यहाँ से तुम्हारा आपका आर जो आएगा बेटा वो क्या आएगा 40/10√2। ये सारे आ गए आपके पास वैल्यू। और जब आप इनको किस फॉर्मूले में रखोगे बेटा, प्रतिबाधा का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है √r² प्लस, है ना, XC माइनस XL का होल स्क्वायर कर दो। तो इसमें सारी वैल्यू आप रख देना। तो Z आपका कहीं ना कहीं
है ना, वैल्यू क्या आएगी 5 और √2 वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी, है ना, 5/√2 वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा बच्चे इसमें, ये आपका राइट आंसर बनेगा 5/√2, ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, a straight conductor of length L carrying the current L placed in a uniform magnetic field B, है ना, if the conductor is placed perpendicular to the magnetic field then the force experienced by it। तो आपको पता होगा यार, करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है बिल साइन थीटा, है ना, मैंने आपको करवा रखा है बिल साइन थीटा। अब यहाँ परपेंडिकुलर तो थीटा कितना रखना है, 90 डिग्री रखना है, तो क्या हो जाएगा, ओनली बिल हो जाएगा बेटा, है ना, क्या हो जाएगा, बिल। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा मैंने आपको आंसर की यहाँ पे बता दिए, और सारे क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशन आपको मैंने जो है प्रूफ भी दे दिया है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। और आज जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का जो पेपर हुआ है, और उस पेपर के अंदर जो बच्चों नर्सिंग एप्टीट्यूड आई है, उस नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को देखकर आपको मजा आया होगा, बिल्कुल। और मैंने भी जो पेपर देखा, और उस पेपर में इतने सिंपलेस्ट और इजी क्वेश्चंस बच्चों पूछे गए हैं, और मुझे जहां तक लगता है कि आप इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं कह रहा हूं एक नहीं दो नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे हजारों बच्चे होंगे जिनके नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर 20 में से 20 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने वाले हैं, ठीक है। और यहां तक कि मैं बच्चों को बता देता हूं कि एक बच्चे ने जो पेपर भेजा था, उस पेपर के ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे ना, उनका टिक लगा रखा था, तो उसमें ध्यान रखना 20 में से 19 क्वेश्चन थे वो सही थे, एक क्वेश्चन गलत था। तो मैंने कहा कि यार ये पेपर किसने भेजा, उसने 20 में से 20 उस बच्चे के आ सकते हैं। तो तभी तो मैं बच्चों आपको हमेशा क्लास में क्या कहता था, मैं यही तो कहता था कि जो बच्चे नर्सिंग एप्टीट्यूड में से पूरे ला सकते हैं, वो ध्यान रखना सीधा रैंक में ऊपर चले जाएंगे बच्चों। और आपने बहुत अच्छा किया। अब देखते हैं कि भैया आपको इस पेपर में क्या आंसर करने थे, और आपने क्या किया है, और कैसा क्वेश्चन आया है। पेपर का पैटर्न आपने देखा, लाजवाब और शानदार था भाई, बहुत इजी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। मतलब आपको इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन पढ़ा, सीधा आपने राइट का टिक निशान कर दिया। चलो भाई देखते हैं बच्चों, यस सभी को बिल्कुल आज के सेशन में मोस्ट वेलकम है। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, और अपन ने कितनी बार क्लास में डिस्कस किया है यूट्यूब पे ऊपर, है ना। अपन यहाँ पे बात करें इसमें कि अस्पताल में रोगियों को दवा वितरण किस विभाग या इकाई के द्वारा की जाती है। Which of the following department and unit provide medicine to the patient in hospital? हॉस्पिटल में किस डिपार्टमेंट में दवाई दी जाती है, बताओ भाई। ऑपरेशन थिएटर में सर, वहां तो ऑपरेशन किया जाता है। आईसीयू में सर, वहां तो जो ऐसे मरीजों बहुत गंभीर है ना, उसको अपन बोल सकते हैं। उसके बाद ओपीडी में कभी नहीं करते हैं, तो बच्चों इसमें आपको करना था फार्मेसी डिपार्टमेंट। क्या करना था बच्चों, फार्मेसी जो डिपार्टमेंट, उस फार्मेसी डिपार्टमेंट को आपको यहाँ पे करना था। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर में डी किया है, उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बच्चों अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया था। चलो भाई अच्छा क्वेश्चन है, दवाई कहाँ मिलती है, फार्मेसी पे, ये तो हर किसी को पता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या लिखा है, अस्पताल में बाह्य रोगी विभाग ओपीडी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताओ भाई। क्या लिखा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। कुल मिला के आपने देखा हॉस्पिटल में दो प्रकार की, एक होती ओपीडी और एक होता आईपीडी। ओपीडी में वे पेशेंट जाते हैं जो गंभीर बीमार नहीं है, नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया और वापस आ जाते हैं। और आईपीडी में वो पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। अब आपको क्या बताना था, गंभीर रोगियों के लिए आपातकालीन सेवाएं बिल्कुल भी नहीं बच्चों। दीर्घकालीन उपचार के लिए रोगियों का भर्ती करना, टू एडमिट पेशेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, बिल्कुल भी नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वाले पेशेंट यहाँ पे नहीं होंगे। उसके बाद में गैर आपातकालीन स्थिति के लिए परामर्श, निदान और उपचार प्राप्त करना, इसमें अपन बोल सकते हैं ये हो गया कंसल्ट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉन इमरजेंसी कंडीशन। बिल्कुल भैया ओपीडी में आता है, कोई इमरजेंसी नहीं होती है, वो उसका कोई डायग्नोसिस के लिए कोई उपचार के लिए आता है, ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद में सर्जरी के लिए नहीं बच्चों, तो इसमें आपको सी करना था। और जिन बच्चे ने आंसर सी किया है उनका बिल्कुल एकदम परफेक्ट और 100% आपका राइट है, वो राइट आंसर जाएगा बच्चों
सी इज द राइट आंसर। सी बच्चों क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, वो आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल यार, इससे सिंपल क्या आएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था आपका, कुछ अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली टीकाकरण सेवाओं का क्या उद्देश्य है। कुल मिला के इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि अपन बच्चों में टीकाकरण क्यों करते हैं, इसके पीछे उद्देश्य या पर्पस क्या है, कि भाई जैसे बच्चा पैदा हुआ आपने टीका लगाया, क्यों, इसके पीछे देखते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के साथ मौजूदा संक्रमण का इलाज करना। भैया ये तो बीमारी का इलाज करना हो गया, टीके से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं हो गया। प्रतिरक्षा का निर्माण करके संक्रामक रोगों को रोकना, टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज बाय द बिल्डिंग इम्यूनिटी। यस भाई बिल्कुल सही बात है कि भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि सर आप यहाँ पे इम्यूनिटी बनाना चाहते हो, किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये देना पड़ेगा। मतलब आपको बच्चों यहाँ पे आंसर डायरेक्ट मिल चुका है। जिन बच्चों ने इसमें बी किया है उनका 100% आंसर बच्चों आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। और बाकी वाले जो आंसर है वो बिल्कुल क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। ये भी इजी था, बस टीकाकरण का पूछा था। अगला नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली टेलीमेडिसिन या ऑनलाइन परामर्श क्या है। व्हाट इज द टेलीमेडिसिन या ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑफर्ड बाय द सम हॉस्पिटल। तो बताओ टेलीमेडिसिन क्या है। टेलीमेडिसिन का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे माना कि कोई भी हेल्थ वर्कर है, जैसे माना कि मैं एक हेल्थ वर्कर हूं, है ना, और मैंने टेलीमेडिसिन के द्वारा किसी डॉक्टर से डायरेक्ट पेशेंट को बात करवा दी फोन पे ही, और पेशेंट मुझे कहता है, मैं वो मेडिसिन लिख देता हूं, उसको टेलीमेडिसिन कहते हैं बच्चों। तो इसका मतलब इन्होंने पूछा कि टेलीमेडिसिन क्या होती है। देखते हैं, सर्जिकल रोबोट के माध्यम से दी जाने वाली चिकित्सा, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड होते हैं सर्जिकल रोबोट। भैया सर्जिकल रोबोट के द्वारा ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है। अगला, प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली दूरस्थ चिकित्सा परामर्श या सलाह। अपन बोल सकते हैं ये हो गया आपका रिमोट मेडिकल कंसल्टेंस एंड एडवाइस प्रोवाइड बाय द टेक्नोलॉजी, कि लोगों को टेक्नोलॉजी के द्वारा दूरस्थ स्थान पे लोग बैठे उनकी कंसल्टेंसी करना और उनको ट्रीटमेंट देना। ये बात भी अच्छी है। घर पर दी जाने वाली इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं है, और जनता के लिए चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है बेटा। सीधा सा इसका मतलब सर जिन बच्चों ने ये आंसर इसमें किया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल 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 परफेक्ट रहेगा। तो अनदर इज द बी राइट आंसर बच्चों। अनदर यहाँ पे क्या रहेगा, बी है, वो बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कितना इजी क्वेश्चन था भाई, कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन देख के मजा आता है, क्योंकि इसमें अपन स्कोर भी करते हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाते हैं, तब अपने को खुशी मिलती है यार अपने पढ़ाई करी थी, मेहनत करी थी। वेरी वेल, है ना। यस बच्चों, नेक्स्ट वन बताओ भाई, अगला क्या है। अस्पताल में कौन सा विभाग रोगों के निदान के लिए रक्त, मूत्र व अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। विच डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइज ब्लड, यूरिन एंड बॉडी फ्लूइड्स है वो उसका। सीधी सी बात है भैया, अब ये कहाँ पे जांच करोगे, यूरिन की जांच, ब्लड की जांच कहाँ होती है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो जहां पैथोलॉजी उसको ढूंढ लो। रेडियोलॉजी नहीं सर, फिजियोथेरेपी नहीं सर, कार्डियो नहीं, बिल्कुल पैथोलॉजी। सिंपल सी बात है, ये तो आपको ही पता है, जिसमें सर लेबोरेटरी जांच होती है। तो बच्चों दिस वन इज द अनदर बी इज द राइट आंसर। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन भाई, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट से बच्चों क्वेश्चन पूछा है ना। इजी है ना, बिल्कुल बेटा इजी है। उसके बाद देखो अगला नेक्स्ट वन क्या लिखा है, अस्पताल की सेटिंग्स में सूचित सहमति का अर्थ क्या है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्म कंसेंट। इनफॉर्म कंसेंट इन हॉस्पिटल मतलब अपन जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो इमरजेंसी कंडीशन में, ऑपरेशन में, या ऐसी कोई कंडीशन है उसमें डॉक्टर अपने को इनफॉर्म कंसेंट भरवाता है, तो अपने से डॉक्टर कंसेंट या सहमति पत्र क्यों लेता है, इसके पीछे क्या रीजन है, सहमति पत्र होता क्या है। देखते हैं क्या होता है। रोगी को अपने उपचार हेतु अग्रिम भुगतान करना, बिल्कुल भुगतान के लिए बच्चों ऐसे कोई बात नहीं है। अगला, रोगी को किसी भी चिकित्सा उपचार के इनकार करने का अधिकार। पेशेंट हैज राइट टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट, कि भाई वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को मना कर दे, उसके अधिकार। अगला,
रोगी को प्रस्तावित उपचार व उन इसके जोखिम व लाभों को समझाता है और स्वेच्छा से इसकी सहमति होती है। ये हो गया ध्यान रखना, पेशेंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिस्क बेनिफिट एंड वॉलंटरी एग्री। बिल्कुल सही बात है भैया, आप पेशेंट ने इन्फॉर्म कंसर्न लेते हो कि भाई देखो ये बीमारी है, इसका ये हम ऑपरेशन करेंगे, ये ट्रीटमेंट होगा, इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, अब आप करवाना चाहो तो आपकी सहमति है और आपकी सहमति से ही हम कर पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे बच्चों सी एकदम परफेक्ट आंसर जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट है, वो राइट आंसर ये रहेगा, बस कुछ करना ही नहीं था, सीधी सी बात है भैया, है ना। तो इसको अपन सहमति पत्र या इन्फॉर्म कंसेंट कहते हैं। अगला, अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हॉस्पिटल एंड आईसीयू? बच्चों मुझे नहीं लग रहा है अपन ने यूट्यूब पे क्लास ली 20 के 20 क्वेश्चन उसी क्लास में से हैं। जिन्होंने मेरी जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास देखी है ना, मैं कह रहा हूं उसके 25 में से 25 नंबर है और एक भी गलत नहीं है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं बच्चों, गारंटी के साथ कह रहा हूं, विद गारंटी 20 में से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके ना, पूरे के पूरे राइट हैं आपके, किसी की गलत नहीं होंगे। गंभीर व जीवन धमकाने वाली स्थितियों में देखा और उन्हें निरंतर सहायता। ये देखो ध्यान रखना, टू केयर पेशेंट विद द सीवियर इल एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रिक्वायर, ये होगा आपका कंस्टेंट मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट। अब बाकी को आपको पढ़ने की बच्चों यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ही बोल दिया कि भैया इसमें क्या होगा, गंभीर आ गया, मतलब जो गंभीर बीमार होते हैं, है ना, जिनको कंटिन्यूसली लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता रहती है या उनका मॉनिटरिंग है, वो मॉनिटरिंग बच्चों यहाँ पे करना है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना था, ए इज द राइट आंसर बच्चों। यहाँ पे ए है वो ए अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, ये रहेगा ए इज द राइट 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 राइट। बिल्कुल सिंपल, कितना सिंपल है बच्चों, इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई। मजा आ गया आज तो पेपर देखे बच्चों। यस, अगला ये एक और क्वेश्चन डिपार्टमेंट से आ गया, कौन सा अस्पताल विभाग अक्सर व्यायाम और उपचार के माध्यम से चोटों, सर्जरी, बीमारियों से उबरने और मरीजों को मदद करने में पुनर्वास सेवाएं देता है? विच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑब्टेन प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू हेल्प पेशेंट रिकवर फ्रॉम इंजरी, सर्जरी, इलनेस थ्रू एक्सरसाइज एंड थेरेपीज। इन्होंने सीधा नाम दे दिया कि कोई एक्सरसाइज और थेरेपी किसमें कराई जाती है? बताओ, न्यूरोलॉजी में बिल्कुल नहीं करवाई जाती है, ऑर्थो में बिल्कुल नहीं करवाई जाती है, डर्मेटो में, स्किन में कहाँ करवाई जाती है? और उसका नाम क्या ध्यान रखना, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बच्चों। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट तो एक्सरसाइज करवाई जाती है, क्या लिखा इसने, एक्सरसाइज एंड थेरेपी, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, दिस वन इज द डी। तो जिन बच्चों ने डी आंसर किया है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, उनका बच्चों एकदम परफेक्ट और 100% आंसर बच्चों सही है। ओके, ये लो भाई, ईसीजी का संक्षिप्त नाम क्या है? व्हाट डज द एब्रीविएशन ईसीजी स्टैंड? आपको ईसीजी की फुल फॉर्म बतानी है भाई, और ईसीजी की फुल फॉर्म इससे अच्छा क्या हो सकता है? फुल फॉर्म ईसीजी की क्या है आप सभी को पता सर? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इकोकार्डियोग्राफ, इको नहीं है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसको बच्चों ईईजी बोलते हैं, इसका मतलब नहीं है इमरजेंसी कार्डियोग्राफ, बिल्कुल नहीं है। तो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। क्या बोल सकते हैं बच्चों? ईसीजी, दिस वन इज द पॉइंट, ईसीजी ईसीजी ईसीजी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके भाई, चलो नेक्स्ट वन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लैब टेस्ट में सीबीसी का संक्षिप्त नाम आमतौर पर क्या होता है? व्हाट डज द एब्रीविएशन सीबीसी? बच्चों भैया बीमार होते हो, सर्दी जुकाम होता है, घर वाले भी क्या बोलते हैं बेटा? सीबीसी करवा ले, ब्लड जांच करवा ले, तो वो तो आपको पता ही है ना। सीबीसी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ये लिखा, कार्डियक ब्लड काउंट, बिल्कुल नहीं। कंप्लीट ब्लड काउंट, बिल्कुल सही। क्रिटिकल बॉडी चार्ट, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे बच्चों, जिन बच्चों ने ये आपका सीबीसी का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, और कंप्लीट ब्लड काउंट इसमें बच्चों क्या देखा जाता है? इसमें बच्चों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, किसकी बात करें ध्यान रखना, और हीमोग्लोबिन है वो, ये चार चीजें मुख्य रूप से बच्चों इसके अंदर क्या होती है, देखी जाती है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। दिस वन इज द कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी। यस,
कितना इजी, यस मजा आ गया बच्चों। नेक्स्ट वन भाई अगला, अस्पताल में कैजुअलिटी का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हॉस्पिटल कैजुअलिटी? कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कैजुअलिटी का मतलब होता है इमरजेंसी। कैजुअलिटी का मतलब क्या है? इमरजेंसी। कैजुअलिटी मतलब इमरजेंसी, सीधा सा ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, उसकी इमरजेंसी की बात करें तो नियमित जांच व टीकाकरण प्रदान करना? बिल्कुल नहीं सर। गंभीर व जानलेवा चिकित्सक स्थितियों में रोगियों का इलाज करना, उन्हें तत्काल प्रभाव से ध्यान देना आवश्यक है ये। या स्पेशलाइज कंसल्टेशन? बिल्कुल नहीं है। सर्जरी से ठीक होने वाले रोगी? बिल्कुल भी नहीं है। सीधा सा बच्चों मैंने बोल दिया ना आपको, सिंपल सी बात है कि गंभीर इमरजेंसी जो सेवाएं दी जाती है, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी को बच्चों कैजुअलिटी है, वो कैजुअलिटी बोला जाता है। इमरजेंसी का ट्रीटमेंट करना कैजुअलिटी में आता है। बस कैजुअलिटी शब्द का मतलब क्या है? इमरजेंसी। कैजुअलिटी शब्द का मतलब क्या बच्चों? इमरजेंसी। उस इमरजेंसी की बात करें। अगला ये लो, और अच्छा सिंपल क्वेश्चन आएगा। इससे सिंपल क्या आएगा बच्चों? ईएनटी का संक्षिप्त आमतौर पर ईएनटी डिपार्टमेंट का क्या होता है? ये हो गया, जिसको हमेशा मैं कहता हूं, मैंने आपको ईएनटी बताया भी था, नाक कान गला। क्या कहते हैं? नाक कान गला। नाक कान गला, आंख कान गला आंख नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। ये तो भैया सीधा ही हो गया, जिसको ईयर नोज थ्रोट कहते हैं, या कान नाक गला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं ध्यान रखना? कान नाक गला है, उस गला के नाम से जानते हैं। ये देखो इन तीनों का डॉक्टर एक ही होता है। ये हो गया गला, ये हो गया अपन बोल सकते हैं नाक, और ये हो गया ध्यान रखना कान। इनका डॉक्टर है वो डॉक्टर अलग होता है, तो उसको अपन ऐसे डिपार्टमेंट को बोलते हैं ईएनटी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो ये भी इजी। उसके बाद आपातकालीन देखभाल में सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? चलो भाई, आज तो आपने, आपके इस पेपर ने बिल्कुल खुश कर दिया। ध्यान रखना, सभी बच्चों को खुश कर दिया है। सभी बच्चों के जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो जगत था उसको खुश कर दिया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना बच्चों? क्या बताओ? कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। बिल्कुल पहला ही आपका यहाँ पे सही हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना क्या रहेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या? कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। दिस वन इज द ए बच्चों, एकदम परफेक्ट। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? यस। तो ये भी आपका बच्चों इजी से इजी था। अगला क्या है? एक नर्स जो सहानुभूतिपूर्ण है वह निम्न में सक्षम। ए नर्स हु एम्पैथिकल इज एबल। एक नर्स मतलब सहानुभूतिक नर्स किसे कहते हैं? उसका क्या मतलब है? प्रभावी ढंग से आदेश देना, गिव ऑर्डर एफिशिएंटली, दूसरे व्यक्तियों की भावना को समझना और साझा करना। यही सही है, बाकी भली पढ़ लो आप। पेशेवर मजदूरी या केवल श्रमिक? बिल्कुल बच्चों गलत है। सीधी सी बात बोल दी ना इन्होंने कि एक सहानुभूति, सहानुभूति किससे संबंधित है बच्चों? भावना से संबंधित है। तो भैया सहानुभूतिपूर्ण नर्स कौन सी होगी? तो अपन बोल सकते हैं दूसरे व्यक्तियों की भावना को समझना और दूसरे व्यक्तियों की भावना को साझा करना, अपनी भावना को साझा करना, वो सहानुभूतिक नर्स है। तो बच्चों इसमें आपको बी करना था। क्या करना था? बी। बाकी वाले कोई भी सही नहीं है। इजी है रे बच्चों, इजी है भाई, बहुत इजी पेपर आया, मजा आ गया आपको। एक सफल नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सक्सेसफुल? मतलब एक सफल नर्स है ना, जो अपन बात करें, उसका क्या लक्षण है, यानी उसकी क्या विशेषता है? मतलब एक सफल नर्स आप किसको कहोगे? जो धीमी प्रगति से इम्पैक्ट द स्लो प्रोग्रेस। बिल्कुल, स्लो प्रोग्रेस हुई तो वो अच्छी कहां से हुई भाई? नर्स ढंग से काम नहीं करी, स्लो प्रोग्रेस, नर्स अच्छी नहीं है। अधिकारों को तीव्र इच्छा, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अथॉरिटी। नहीं भैया, ना तो धीमी होनी चाहिए और ना नर्स तेज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें हम बोल सकते हैं करुणा व दूसरों को मदद करने की इच्छा, कि भाई वो भावना और दूसरों के प्रति उनका व्यवहार होना चाहिए। रोगियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत कर प्राथमिक ध्यान देना। प्राइमरी फोकस ऑन पर्सनल इंटरेक्शन विद द पेशेंट। अब यहाँ अपन करुणा और दूसरों की मदद करने की इच्छा। अब तो सिंपल सी बात है, सफल नर्स है वो उसमें यहाँ पे क्या करेगी भाई? सफल नर्स क्या होगी ध्यान रखना। अपन बोल सकते हैं उसमें, एक तो अपन बोल सकते हैं सर कंपनसेशन एंड डिजायर टू हेल्प द अदर, करुणा और दूसरों की मदद करने की इच्छा होगी। या फिर ये होगा, इसमें आपने यहाँ पे क्या किया बताओ भाई? दिस इज द रोगियों के साथ में व्यक्तिगत बातचीत कर प्राथमिक जो ध्यान देना, मतलब प्राइमरी फोकस ऑन
पर्सनल इंटरेक्शन विद द पेशेंट, कि पेशेंट के साथ में एक पर्सनल इंटरेक्शन बनाया जाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं बच्चों, जिन बच्चों ने सी किया है उनका बिल्कुल क्या है, सही है, वो सही आपका यहाँ पे रहेगा। अगला भाई, नर्सिंग में प्रभावी संचार है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। बताओ भाई, नर्सिंग के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? एक प्रभावी रूप से आप किसी नर्सिंग में कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सटीक सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से चिकित्सा शब्द जाल का उपयोग करना, समय बचाने के लिए जल्दी कुशलता से बोलना, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में सक्रिय रूप से सुनना व रोगी को समझने के तरीके को स्पष्ट रूप से बताना। यह सीधा ये आपका आंसर आ चुका है कि भाई आप अच्छा कम्युनिकेशन किसको कहोगे? यदि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक तो रोगी को बिल्कुल, कोई आप पेशेंट बोल रहा है तो आप उसको एक्टिवली सुन रहे हो, सक्रिय तरीके से सुन रहे हो, उसकी बात को अच्छी तरीके से मान रहे हो और उसके बाद कर रहे हो बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। भाई क्या शानदार क्वेश्चन आया है, ये भी बिल्कुल बेटा सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला, मरीज की गोपनीयता बनाए रखने में नर्स की भूमिका का अर्थ क्या है? रोल ऑफ नर्स मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंसली। मतलब गोपनीयता का मेंटेन मतलब यह है कि भाई मरीज की किसी बात को नर्स को किसी और को नहीं बताना है और नर्स को गोपनीयता मेंटेन करनी चाहिए। यदि नर्स ने गोपनीयता मेंटेन नहीं करी, उसकी प्राइवेसी को लीक कर दिया, तो नर्स के ऊपर केस भी हो सकता है बच्चों। ये बात अपन ने करी थी ना यहाँ पे। मरीज के मेडिकल इतिहास को दोस्तों परिवार के साथ साझा करना गलत बात है। ये मरीज के विवरण को अपने अन्य मरीज के साथ में खुलकर चर्चा करना, ये भी बच्चों बिल्कुल गलत बात है। मरीज के व्यक्तिगत व मेडिकल जानकारी की सुरक्षा और केवल लिखित रिकॉर्ड और सुरक्षा रखना मौखिक संचार नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। जो मरीज है ना, उस मरीज का व्यक्तिगत और मेडिकल जानकारी किसी को नहीं बतानी है, किसी के साथ बच्चों शेयर भी नहीं करनी है। तो ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस वन इज द सी इज द राइट आंसर। ये क्या बोल सकते हैं? सी इज द राइट आंसर। अगला, ये बताओ भाई, ये भी इजी क्वेश्चन आया। साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए न्यूनतम समय कितना है? द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड वॉशिंग हैंड विथ सोप एंड वाटर। मतलब आपको कम से कम साबुन और पानी के साथ में कितने सेकंड से कम हाथ धोना चाहिए? बताओ भाई, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड। ये तो और इजी था बच्चों, 20 सेकंड। कितना था बच्चों? जिन्होंने 20 सेकंड किया है उनका आंसर एकदम बिल्कुल प्रॉपर है बच्चों, यस। उसके बाद एक नेक्स्ट वन, स्ट्रेचर पर एक मरीज गिर जाता है। जैसे आपने स्ट्रेचर लिया है ना, उसके ऊपर एक मरीज गिर जाता है, तो नर्स को प्रारंभिक कार्रवाई करनी चाहिए। बताओ, यदि कोई भी पेशेंट स्ट्रेचर से नीचे गिर जाए तो नर्स को क्या करना है? बताओ, रोगी को तुरंत उठाने में मदद करें। भाई वो नीचे गिर जाता है तो रोगी को तुरंत उठने में मदद करें, ठीक है। रोगी को जब स्ट्रेचर पे ऊपर ले जाओगे ना तो रोगी उठ जाएगा क्या? भाई आप ऐसे रोगी को ले जा रहे हो जो स्ट्रेचर से उठ नहीं सकता ना, भाई वो चल सकता है तो स्ट्रेचर पे क्यों चढ़ेगा? तो आपका ये गलत हो गया। रोगी को ले जाने से पहले उनकी चोटों का आंकलन करें और सहायता के लिए लोग बुलाएं। जो स्ट्रेचर नीचे गिरा है आप अकेले ऊपर नहीं रख सकते, आप लोगों को बुलाओ तो वो आपकी मदद करेंगे और उसको देखना इसको चोट वोट तो नहीं लगी है। यही सबसे अच्छा आंसर है भाई, नीचे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को आंसर पहले ही मिल रहा है। यस बच्चों, इसमें आपने जिन्होंने भी बी किया है और इसमें क्या था कि रोगी को आपको ध्यान रखना, रोगी को सबसे पहले उसकी चोट कहाँ लगी, उसका आंकलन, नीचे गिरने से कोई चोट तो नहीं लगी, और आपको अकेले नहीं करना है, आप 1-2 लोग बुलाएं जिससे आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, उसको वापस रख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन का एक मुख्य घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग की कंपोनेंट हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, बीएमडब्ल्यू हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की आसान निपटाने के लिए सभी प्रकार के अपशिष्टों का साथ मिलाना? बिल्कुल नहीं। सभी अपशिष्ट पदार्थों का भस्मीकरण, सभी नहीं जला सकते, मतलब जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है कईयों को जलाया नहीं जाता है, कईयों को गड्ढे में बुरा भी जाता है, ये अपन बोल सकते हैं। अपशिष्ट, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं अपशिष्ट को विभिन्न श्रेणियों में अलग करना, जैसे बायो हैजार्ड्स व सामान्य, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो बात है, ध्यान रखना। अपन बोल सकते हैं अपशिष्ट व विभिन्न श्रेणियों को अलग करना और बायो हैजार्ड से उस बायो हैजार्ड्स को और सामान्य को, कि जनरल कचरा कौन सा है, नुकसान वाला कौन सा, उन सबको अलग करो, वही तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट आपको यहाँ पे रहेगा।
तो इसमें बच्चों ने जिन्होंने सी किया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सटीक और परफेक्ट है बच्चों, परफेक्ट रहने वाला है। ये हो गया, थैंक यू बच्चों। 20 क्वेश्चन आए थे बच्चों, कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। जिन्होंने जो मैंने बताए ये 20 के 20 के 20 बच्चों राइट रहने वाले हैं। क्लियर है? ऐसा पेपर आ जाए फिर और क्या चाहिए, तभी तो मैं कहता हूं। और मोस्ट ऑफ आपने बच्चों ने, आप भी बोल रहे हो कि सर बिल्कुल यस, आपने पूरे में से, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे में से पूरे लाएंगे। आप भी बोले सर मैंने भी पूरे किए हैं, एक कई बोल रहे हैं मेरे सर एक आध गलत है, कई बोल रहे दो ही गलत है। लेकिन सबसे शानदार मुझे लग रहा है कि सभी में से आपका गया होगा तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का गया है बच्चों। यस, क्लियर है? तो ये था नर्सिंग एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्यूशन बच्चों, अपन डिस्कस किया। तो सभी बच्चों को सिलेक्शन की या कॉलेज अलॉटमेंट की अग्रिम बधाई। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बच्चों का मोस्ट वेलकम है। इससे पूर्व की जो एमसीक्यू सॉल्यूशन चल रहा है उन सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के उत्तराखंड का जो बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ है उसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर को लेकर आज हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने लिखा है, ताकि यूं लिख रखा है, इट वाज रेनिंग, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजक्शन। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का बच्चों क्वेश्चन है, कंजक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैं एक बात जरूर बताऊंगा, याद रखिए, आपको भी ध्यान रखना है। कंजक्शन जहां कहीं भी आए, कंजक्शन का काम है सेंटेंस को जोड़ने का। यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत बार बच्चों दिए गए सेंटेंस को जब अपन मीनिंग करते हैं तो लगभग लगभग हमारा उत्तर हो जाता है। जैसे इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी। वी डिसाइडेड टू स्टे, इसलिए हमने इंडोर, अंदर ही रुकने का निश्चय किया। अब इसलिए यहां आना चाहिए, वैसे ऑप्शन के हिसाब से आना यहां चाहिए और यहां होना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि बरसात हो रही थी इसलिए हमने अंदर ही रुकने का निश्चय किया। यदि इस जगह होता तो बी को जाना चाहिए था। लेकिन अब मानने के लिए, जैसे मीनिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ अब इसको सो को राइट करते हैं। वैसे ये रिक्त स्थान देने में यहाँ भूल भी हो सकती है, तो रिक्त स्थान यहाँ होनी चाहिए, यहाँ उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। वैसे उत्तर इसका सो सही होता है, लेकिन यहाँ रिक्त स्थान दिए तो यह बिकॉज देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है तो उत्तर तो सो ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ रिक्त स्थान कहाँ मिलनी चाहिए? यहाँ अपन भी बोलते हैं ना, बरसात हो रही थी इसलिए हम अंदर रुके, यूं कहते हैं ना, तो इसलिए को अपन सो कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, रीअरेंज द सेंटेंस। बहुत सिंपल है, 4 नियम चलते हैं, आपको याद रखना। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी सेंटेंस को हम सही क्रम से जमा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सेंटेंस क्या दिया है, इन द गार्डन, ठीक है, द चिल्ड्रन, फिर दिया है आर प्लेइंग और फिर दिया है एपीली। तो बच्चों क्या होगा, द चिल्ड्रन सबसे पहले आएगा। क्यों किस में है? तीनों में दे रखा है। फिर द चिल्ड्रन के बाद में आर प्लेइंग, यानी क्यू के बाद में आर किस में है? तो क्यू के बाद में आर एक में ही है। बस, कोई चिंता की आवश्यकता है ही नहीं। उसके बाद में आ जाएगा एपीली, उसके बाद में आ जाएगा इन द गार्डन। तो ऑप्शन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल। अगला अगला दे रखा है, फिर वही रीअरेंज सेंटेंस की बात है। रीअरेंज सेंटेंस में दे रखा है द सन, उसके बाद में इन द ईस्ट राइजेज, आपको पता है, और ऑलवेज आया है। हमेशा, हमेशा को और रोजाना को ऑलवेज भी कहते हैं बच्चों, और डेली भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आता है सेंटेंस के लास्ट में, ये आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, इसलिए द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। तो द सन पी आएगा और फिर आएगा एस। पी और एस किस में? ये देखो, सीधा मिल गया, दो बैठते ही काम आपका क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों, पैसिव वॉइस बनाइए। कितने इजी क्वेश्चन है, अपने सिलेबस में जितना आपको पढ़े एज इट इज क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां दे रखा है द कैट चेस्ट द माउस, सेकंड फॉर्म दे रखी है, पैसिव में बदलना कितना आसान है। सबसे पहले द माउस आ जाएगा,
सेकंड फॉर्म है तो वाज प्लस थर्ड फॉर्म है, तो वाज प्लस थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन में है, बस कोई किंतु परंतु की भी आवश्यकता नहीं, सीधा उत्तर। अगला पैसिव वॉइस का एक और दिया हुआ है, देख लीजिएगा। द विंडो वाज ब्रोकन दे रखा है, पैसिव का दे रखा है, फिर एक्टिव में लाना है। वाज ब्रोकन तो अभी हमने किया ना, सेकंड फॉर्म थी उसको वाज प्लस थर्ड फॉर्म में बदला, तो यहाँ उत्तर सेकंड फॉर्म और वाक्य की शुरुआत होगी द बॉय से, तो ये हो गया द बॉय। सेकंड फॉर्म कहाँ रही, ये रही ब्रोक, ठीक है। और सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल किस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूज में, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है, शी सेड टू मी, नरेशन हर एक बिंदु पड़ा हुआ है, हर एक बिंदु और हर एक बात। यहां पर दिया क्या है, यहां पर दिया है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, और आपको उल्टा डायरेक्ट में बदलना है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम 6 टेंस बदलते हैं, 4 प्रेजेंट के पास्ट में और 2 पास्ट के पास्ट वाले में, सिंपल परफेक्ट में, कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर, सही बात है। अब यहां पर पास्ट कंटिन्यूस दे रखा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस कहां पर है, देखो एक तो है सी इज, ये दोनों तो है नहीं, एक है आई एम। अब सी इज, तो देखो यहां पर क्या आया है, सी किसके अनुसार आया है, इस सी के अनुसार, मतलब फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार कौन बदलता है, आई और वी। कौन बदलता है, आई और वी। तो आप देख लो, आई और वी, आई है, वी वाला है ही नहीं, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फिर यदि नेक्स्ट बात की जाए अगले क्वेश्चन की, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच का है, ठीक है। दे हैड पास्ट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कहां है, आप खुद भी देख सकते हो, तो ये हो गया वी हैव वन, बस। यानी कुल मिलाकर यदि जिसको समझ में आया हुआ है कि डायरेक्ट को जो इनडायरेक्ट में बदलता है ना, तो वो इनडायरेक्ट को वापस डायरेक्ट में भी बदल सकता है, कोई किंतु परंतु नहीं है। ये अपना थोड़ा दिमाग का काम है कि हमने कैसे बदला इनडायरेक्ट में, उसी अनुसार वापस वो बदलाव, चेंज जो किया है उस चेंज को करो मत, हटा दो, पीछे क्या रहेगा सेंटेंस, ऑटोमेटिक उत्तर आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सी टोल्ड मी दैट, और यहाँ पर विजिट ग्रैंड पेरेंट्स द फॉलोइंग वीक, टोल्ड मी दे रखा है बच्चों पास्ट, ठीक है। दैट इसका मतलब ये इनडायरेक्ट ही है। इनडायरेक्ट में क्या आता है आप बता दो, 4 पास्ट के प्रेजेंट आता नहीं है, तो प्रेजेंट सेकंड फॉर्म हो सकती, विजिट तो होगा नहीं, विल विजिट होगा नहीं। अब टोल्ड मी दे रखा है, उसने मुझे बताया, विजिटर ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन बच्चों एक ध्यान रखना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस को पता करना है, क्या दे रखा, फॉलोइंग वीक, जो है फ्यूचर की पहचान, इसलिए होगा वुड विजिट, क्योंकि विल और सेल किस में आता है, फ्यूचर में आता है, और विल वुड में बदलता है। अगला सेंटेंस, ही राइट ए लेटर, किसको, क्या लिखा है, कन्वर्ट टू फ्यूचर कंटिन्यूस, कितना इजी है। फ्यूचर सिंपल दिया है, कंटिन्यूस में बदलो, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बहुत बार वन वर्ड की क्लास में भी मैं करवा चुका हूं, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलेगा एक्सटेम्पोर, ठीक है। चलिए, सोलिलिक्यो तो अकेला होता है, डायलॉग तो आपस में बातचीत है, ये होगा नहीं, ठीक है। चलो, ए पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जो तारों और ग्रह का अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोलॉजर, ये तो ज्योतिषी होता है, और ये जियोग्राफर हो गया, ये एस्ट्रोनॉट होता नहीं है, एस्ट्रोनोमर, ये आंसर है बी। अगला, द मर्डर ऑफ ए किंग इज नोन, जो राजा की हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिसाइड, ये ठीक है। सुसाइड नहीं, होमिसाइड नहीं, जिनोसाइड भी नहीं। अगला क्वेश्चन, चूज द एंटोम ऑफ विन, बहुत सारे बच्चों ने, मैंने एक पेपर देखा था उसमें उत्तर ये लिख रखा था बच्चों, इस बीनेवोलेंट का अर्थ होता है परोपकारी, ठीक है ना, यानी दयालु हम कह सकते हैं। तो ये और ये साइनो है, समानार्थी शब्द है। पूछा क्या है, एंटोम, विलोम पूछा है, उल्टा, तो विलोम कौन सा ऑप्शन होगा, मिलिशियस, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रेगाइल? देखिएगा, यहां पर पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना, फ्रेगाइल दे रखा है, ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें, 1 मिनट, थोड़ा इसमें अलग लिख रखा था क्वेश्चन, आप देख लो। क्वेश्चन था फाइंड ऑफ, हाँ बिल्कुल, हाँ फ्रेगाइल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्रोगेल जो शब्द दे रखा है, ये ध्यान रखना, इसके बारे में 2 अर्थ आपको मिले हैं, ठीक है। यदि अपन बात की जाए तो इसका मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर होता है। अब आप खुद यूं बता सकते हैं कि इसमें, वैसे यहां पर देखें ना, तो वीक का मतलब भी कमजोर है, डेलिकेट का मतलब समर्पित हो गया, और ब्रिटल का मतलब भी कमजोर होता है, एस्टर्डी, ये इसका थोड़ा का आप यूं करिएगा। एक बार अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये होना साइनोन चाहिए, साइनोन पूछे तो भी इसने अलग अलग ऑप्शन दे दिया, फिर ये उत्तर बैठेगा नहीं, ठीक है ना। तो 1 मिनट अगला करवा देता हूँ, उसके बाद में इसको मैं फिर बता दूंगा, एक बार रुकिएगा आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए क्योर ऑफ ऑल डिजीज इज नोन, सारी जो बीमारी है, ठीक है ना, तो बीमारियों को इलाज करने वाला या देखभाल करने वाला रामबाण होता है। रामबाण को बहुत सारे बच्चे एंटीबायोटिक, अरे भाई एंटीबायोटिक रामबाण नहीं होता हर बीमारी का। रामबाण को हम क्या बोलते हैं आपको पता है? रामबाण को बोलते हैं ये पेनसिए। और ये भी बच्चों मैंने क्वेश्चन में और अपनी एमसीक्यू जो क्लासें चली थी उनका, एमसीक्यू जो क्लासें चली थी उनमें मैंने ये एज इट इज क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए स्टोरी विथ ए मोरल लेसन इज नोन, जो नैतिक शिक्षा के साथ में, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फेबल। क्या बोलते हैं? फेबल कहते हैं, ये याद रखना भाई, ठीक है। और पीछे चल लो, जो क्वेश्चन का था उसको सुन लेना। ये जो स्टडी होता है ना, ये इसका आंसर होगा। इसका अर्थ क्या होता है पता है? इसका अर्थ होता है तगड़ा। एक मैंने कहा कोई काम करता है धीरे से करता है, कमजोर है, और एक मैंने कहते हैं बहुत तगड़ा है ना, तगड़ा अपन कहते हैं। तो तगड़ा, सी ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट होगा। डेलिकेट, ये तो समर्पित है अपन कह सकते हैं, और वीक का मतलब कमजोर है, ब्रिटल का मतलब कमजोर होता है, तो फिर तगड़ा हो जाएगा, उधर हो जाएगा ऑपोजिट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, हजारों बार एग्जाम आया हुआ, हजारों बार, और क्या लिखा है? ऑप्टिमिस्टिक, एंटोम विलोम शब्द बताना है, पेसिमिस्टिक हो जाएगा आशावादी, और ये होता है निराशावादी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑफ द वर्ब, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको वर्ब बतानी है, मैंने आपको कहा भी था टेंस अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। एज और व्हेन के बाद पास्ट सिंपल और कंटिन्यूज होता है कि एक काम हुआ है और दूसरा हो रहा है, तो ठीक है ना। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे जब स्टार्टेड रेनिंग, बरसात स्टार्ट हुई तब वे क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। ऑप्शन नंबर सी, किसी बच्चे ने, मैंने देखा था आर लिखा था, आर कैसे होगा भैया? पास्ट टेंस है, ठीक है, एज और वेन आया है, डायरेक्टली मैंने पास्ट सिंपल टेंस में एज सून एज के बाद, एज और वेन के बाद में पास्ट सिंपल प्लस कंटिन्यूज लगता है। चूज द प्रोवर्ब, कहावत बतानी है आपको, क्या ए वर्ड, बर्ड इन द हैंड्स इज वर्थ टू इन द बुश, ये एक कहावत है, ठीक है, आइडियम से मुहावरा कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन, जो इन द सेंटेंस ही स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम की, लेकिन क्या हो गया? एग्जाम में फेल हो गया, यूं आता है कभी कभार, फिर भी, है ना। तो यहां पर उत्तर आपका हो जाएगा, एंड तो होगा नहीं, उसने कठिन परिश्रम की इसलिए फेल हो गया, ये तो होता नहीं है, ठीक है। और किसके लिए? फॉर्म के, या ये तो और आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बैठेगा? बट। क्या बैठेगा? बट। चलो, तो प्यारे बच्चों, ये थे अपने उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चंस। तो आप सबका इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच।